नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 20 बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और उससे भी बड़ा दिन है अमेरिका के लिए, जहां पर कि राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है और वहां पर आउटकम भी आने शुरू हो गए। वहां पर 3 टाइम जोन है। एक टाइम जोन जहां पर कि 4:30 बजे कल इंडियन टाइम के अनुसार इवनिंग में वोटिंग शुरू हुई थी और उसके बाद जो लास्ट वोटिंग होगी इंडियन टाइम के अनुसार ही 11:30 बजे तक चलेगी। तो जो अभी आउटकम आ रहे हैं वो जो कल इवनिंग में इंडियन टाइम के अनुसार जो कल रात में वहां पर वोटिंग हुई है उसका सारा आउटकम अभी तक आ रहा है। लीड ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन कमला हैरिस भी पूरी टक्कर दे रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक जहां पर कमला हैरिस करीब 180 सीट पर आ गई थी, अभी 205 पर हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि 230 सीट पर आ गए हैं। शुरुआती रुझान जब देखने के लिए मिले थे मॉर्निंग में, उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप करीब 180 सीट पर थे आगे और कमला हैरिस करीब 98 सीटों पर आगे थी। तो अब कुल मिलाकर क्लोज कॉन्टेस्ट जो कि पहले से पोल प्रेडिक्ट कर रहे थे उस लाइन पर आता हुआ दिख रहा है। मार्केट भी उसी लाइन पर ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे ट्रंप का जो मार्जिन है वो कम हो रहा है, मार्केट का भी मार्जिन कम हो रहा है। निफ्टी जहां पर अब 85 पॉइंट ऊपर रह गया, एक समय था जब निफ्टी करीब 180-200 पॉइंट के आसपास ऊपर आ गया था। सेंसेक्स भी करीब 500 पॉइंट के ऊपर आ गया था, लेकिन अभी 280 पॉइंट की बढ़त लेकर चल रहा है। निफ्टी आईटी में 1000 पॉइंट की बढ़त है, निफ्टी बैंक में करीब 40 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आज की रणनीति बहुत खास होगी, बहुत अहम होगी, क्योंकि ये पोर्टफोलियो में काफ़ी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जिन लोगों के भी पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ें हैं जो कि सरकारी नीति से बदलती है, ग्लोबल नीति से बदलती है, उन सभी नीतियों को बदलने के लिए और ठीक करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूं सर, और उम्मीद करते हैं कि सर हमारे मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ मिले, सब लोगों के पोर्टफोलियोज अच्छे हों और ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हैं, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं वो कम हो, और उसके बारे में जानकारी लेंगे कि किसकी वजह से ये जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो पाएंगे, कौन है अमेरिका का कैंडिडेट जो कि जियोपॉलिटिकल रिस्क कम कराएगा। इन सभी मुद्दों पर बात होगी। तो बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट बाजार बोलता है पर। बाजार बोलता है इसमें पहले हम बात करेंगे एफआईज डीआईज के डेटा की। तो कल भी एफआईज सेल करते हुए ही नजर आए, लेकिन डीआईज ने कल खरीदारी की। कल जितनी एफआईज ने बिकवाली नहीं की, उससे ज़्यादा डीआईज खरीद कर ले गए। तो उसका एक इम्पैक्ट था कि कल इंडियन मार्केट में थोड़ी सी हरियाली लौटती दिखाई दी। कल एफआईज ने करीब 2570 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन डीआईज करीब 3031 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखाई दिए। ग्लोबल इंडिसेस पर नजर डाले थे, क्योंकि आज सबसे इंपॉर्टेंट दिन इसी चीज़ के लिए कि हमें ग्लोबल इंडिसेस को पर पैनी नज़र रखनी होगी। और उसमें अगर हम कल का अमेरिकन मार्केट देखें तो 1% बढ़कर बंद हुआ, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की विन को डिस्काउंट कर रहा है। शंघाई फ्लैट है, और अगर हम देखें तो हैंसेंग में करीब 3.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि चाइना और अमेरिका के ट्रेड वॉर होने की बातें शुरू हो जाएंगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट चाइनीज मार्केट पर आता हुआ दिखाई देगा, और चाइनीज मार्केट का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव ही देखने के लिए मिला है। हिस्ट्री इसी तरह की बता रही है। निकाई करीब 2% ऊपर है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से जो बात हो रही है वहां पर डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट वहाँ की करेंसी येन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि निकाई में आज तेजी देखने के लिए मिल रही है। कोस्ट भी करीब 1% गिरा हुआ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एशियन इंडिसेस तो मिक्स हैं, लेकिन टॉप गेनर्स और लूजर्स फटाफट से देख लेते हैं, फिर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बारे में। तो यहाँ पर सीसीएल प्रोडक्ट आफ्टर रिजल्ट 9.5% ऊपर ये काउंटर, डिक्सन करीब 7.5% ऊपर है, धानी में करीब 6.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है, इक्लॉक्स करीब 6.5%, चेन्नई पेट्रो में करीब 6.25% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर की बिकवाली आज के सत्र में देखने के लिए मिल रही है। रिलेटिवली स्ट्रेंथ कम है। हिंदुस्तान जिंक 7.5% नीचे, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 3.5% नीचे, बीएसएल यहां पर करीब 2.25%, वंडरला करीब 2% और पॉलिसी बाजार करीब 2% नीचे है। लेकिन इंडियन मार्केट की ब्रॉडर रेंज और इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। शरद सर, पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि बहुत सारी ग्लोबल रिपोर्ट्स आई। कल फ्लड था अमेरिकन मार्केट में, तो मैं सिटी की रिपोर्ट देख रहा था, ग्लोबल गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले सभी की रिपोर्ट्स आ रखी थी सर कि क्या होगा, तो कैसे आउटकम का प्रेडिक्शन होगा। देखिए यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट एक बार मैं पढ़ देता हूँ। अगर ट्रंप बहुमत के साथ जीतते हैं
तो 25% संभावना है इस चीज़ की, और S&P पर करीब 3% का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रंप अगर बहुमत के बिना जीतते हैं उसकी संभावना 30% है, और S&P पर करीब 1.5% का फर्क पड़ेगा। हैरिस अगर बहुमत के साथ जीतती हैं उसकी संभावना केवल 5% है, और S&P करीब 3% नीचे गिरेगा। और हैरिस अगर बहुमत के बिना जीतती हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 40% है, तो असर जो S&P पर पड़ेगा वो नेगेटिव पड़ेगा। यानी कि अमेरिकन मार्केट में अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो वहाँ भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और अगर ट्रंप जीतते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ट्रंप की दोनों प्रोबेबिलिटी को मिला दें, जो कि बहुमत के साथ और बहुमत के बिना, तो 55% संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, और दोनों ही केसेस में S&P में एक उछाल आता हुआ दिखाई देगा। ये आपकी स्क्रीन पर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट कहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, अगर मैं पूछूं, क्योंकि बहुत सारे वादे जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए हुए हैं, बहुत सारे वादे कमला हैरिस ने किए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वादा जो मैं बात करूंगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अगर राष्ट्रपति बना तो 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। वहीं पर कमला हैरिस ने कहा हुआ है कि अगर वो राष्ट्रपति बनी तो यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे, यानी कि युद्ध वो करवाते रहेंगे। शायद ग्लोबल मार्केट की ये अनसर्टेनिटी, ये स्टॉक मार्केट को कभी पसंद नहीं आती। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रशिया यूक्रेन का युद्ध लोगों के दिमाग में चलता है जब वो पोर्टफोलियो बड़ा बना रहे होते हैं। छोटा मोटा पोर्टफोलियो ठीक है। सर, कैसे देखें निफ्टी की ब्रॉडर रेंज, और अगर ये युद्ध रुक जाता है, डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, तो क्या कुछ होने वाला है? कौन से शेयर्स पर फोकस करना चाहिए? जी, तो देखिए, सबसे पहले तो आते हैं डेटा के ऊपर। डेटा पे चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। 450 बेसिस, कल 20 बेसिस पॉइंट यूएस बॉन्ड यील्ड गिरी थी, आज वही 450 बेसिस पॉइंट के आसपास आपको दोबारा एक अपटिक देखने को मिला। तो देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। मैंने लास्ट टाइम के शो में भी आपको बोला था 52,570 प्रिसाइजली ये जो जोन है, अगर ये कट जाता है ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में, तो मुझे लगता है जिस तरह के रिजल्ट्स बैंक निफ्टी कंज्यूमर का है, जिसमें पीएसयू के ज्यादा अच्छे रिजल्ट है, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीएसयू बैंक्स का देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है विजावी प्राइवेट बैंक्स। सो इवन देन आप देखिए आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी बैंक वगैरह में अच्छा ट्रैक्शन है। तो अगर 52,700 के ऊपर सस्टेन हो जाता है बैंक निफ्टी तो एक बुलिशनेस आती है। सिमिलरली अगर 24,600 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है 1 से 2 दिन, तो एक बुलिशनेस का माहौल रहता है। लेकिन पिछले 10 साल का डेटा ये कहता है कि अभी एफआईआई का लॉन्ग करीब 23% के आसपास कल परसों था, 26% हो गया। एक टेक्निकल पुल बैक आया, मैंने भी प्ले किया, कल कॉल ऑप्शन सुबह लेके गए थे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि अब आप ये समझिए कि 26% के आसपास लॉन्ग है, अभी भी गैप है 13-14% का नीचे की तरफ बाजार खुला हुआ है। बिल्कुल एक बार वो ये नहीं कह सकते कि बॉटम बन गया है जब तक जो दोनों लेवल डिस्कस के ऊपर, उसके ऊपर बाजार क्लोज नहीं होता है। सेकेंड चीज, देखिए, कोई भी प्रेसिडेंट बने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बाजार किसे कैसे रिसिप्रोकेट करता है। अगर मान लीजिए आने वाले समय में आपको बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिले और इंडेक्स आपके सस्टेन करते हुए दिखाई दे, इसके बाद ही आप मान करके चलेगा यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको एक स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है। क्रिटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हम आपको बोले सप्लाई जोन, वो ऊपर की तरफ कटते हुए दिखाई दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, देखिए, अगर आप सेक्टोरली देखें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ पॉकेट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वहां पर ही मुझे लगता है ध्यान बनाना चाहिए। इंडेक्स में आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है, जो मैं इमीडिएट ऑप्शन चेन देख पा रहा हूं, तो अभी मुझे लगता है, देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर 52,500, 52,400 सब कॉल राइटर का जोन है। तो जो एक सप्लाई जोन सबसे बड़ा है बैंक निफ्टी के अंदर, वो है करीब आपका, आप देखिए, 52,510, 575, ये सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी वहीं कर जाए आसपास ट्रेड कर रहा है तो पुट का 52,000 के पुट का रास्ता खोलता है खरीदने का। अगर कोई एक ट्रेड लेना चाहे तो 52,000 का एक पुट लेकर के जाए, क्योंकि यहाँ पर बाजार सस्टेन अभी नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है 430 के आसपास, अभी 550-60 का भाव है, 430 के आसपास अगर आपको मिलता है और सस्टेन करता है तो आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में, अगर निफ्टी में देखें 24,000 का पुट, अगर अभी इसका भाव 190 है, अगर इसी जोन के ऊपर, मतलब 180-90 के ऊपर घंटा पर सस्टेन कर जाए तो आप पुट खरीद करके ले जाइएगा। क्योंकि दोनों तरफ आप देखेंगे तो पुट राइटर का जमना बड़ा है। बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी है, लोग एक्सपायरी भूल ही गए हैं। 52,500, 52,400 सब पुट राइटर का जोन बना हुआ है। नीचे की तरफ
जो सबसे बड़ा जोन है वो 52,000 का सपोर्ट है। सिमिलरली आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर 24,400 को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पुट राइटर 24,500 को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जब तक निफ्टी में ऊपर की तरफ 24,490 520 का जोन ना कटे, तब तक आप बुलिशनेस ना मान के चलिए। बिल्कुल। और लीड इस समय अभी भी ट्रंप ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमला हैरिस भी बढ़ रही हैं, 210 सीटों पर अब आगे हैं। और सरकार बनाने के लिए वहां पर 270 सीटों की आवश्यकता होगी। 538 सीटें हैं, जिसमें से 270 जो ले जाएगा वो सरकार बना लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को 40 सीटें चाहिए, कमला हैरिस को 60 सीटें चाहिए। अब देखना होगा कि कौन आगे बढ़ता है। अगर सेनेट में देखें, वहाँ पर तो 51 सीटें रिपब्लिकन्स यानी कि ट्रंप की पार्टी की हैं, और 42 सीटें इस समय डेमोक्रेट्स की आ रही हैं, जो जहाँ पर कि ट्रंप मेजॉरिटी मार्क टच कर चुके हैं। हाउस में देखें तो वहाँ पर 176 रिपब्लिकन्स यानी कि ट्रंप की पार्टी की और 138 सीटें डेमोक्रेट्स की हैं। तो अभी यहाँ पर कोई भी मेजॉरिटी मार्क पर नहीं पहुंचा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए ही हैं, जहां पर कि 270 सीटों की जरूरत है। 230 सीटों पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। लेकिन कुछ एक और ग्लोबल खबरें। कल हमने देखा था कि अमेरिकन मार्केट्स में तो तेजी देखने के लिए मिली ही थी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही था कि लगातार 5 बार चुनाव के दिन अमेरिकी मार्केट कल भी तेज ही देखने के लिए मिला। आज क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो अमेरिकन मार्केट्स में लगातार पिछले 5 चुनावों में इलेक्शन डे पर मार्केट तेज रहा है। ये एक अच्छा डेटा है। साथ ही अगर देखें तो यूबीएस ने कहा है कि चुनाव के चलते जो अमेरिकन मार्केट्स में वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, वो एक खरीदारी का मौका होगा, कोई भी बने। सिटी का कहना है कि ट्रंप के जीतने पर जो मार्केट में अगर तेजी आएगी तो वो मुनाफा वसूली करने का एक सही समय होगा। उन्होंने हालांकि अमेरिकन मार्केट्स के लिए बात कही है, और उनका कहना है कि हैरिस अगर जीतती हैं तो मार्केट जो गिरेगा उसमें खरीदारी करनी है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आए ज़्यादातर दुनिया भर के ब्रोकरेज हाउसेस के। अब देखना होगा कि किस तरह की बातें निकल कर आती हैं, क्योंकि अब काफ़ी कुछ आउटकम क्लियर हो जाएगा, और हो सकता है कि इवनिंग तक आते आते थोड़ा बहुत क्लैरिटी मार्केट को मिलने लगे कि कौन एग्जैक्टली सरकार बनाने की तरफ है। हालांकि हो सकता है कि आउटकम आने में भी 2-3 दिन लग जाएं। इस तरह की भी बातें हो रही हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें जो कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने वादे किए हुए हैं, उनको एक एक करके लेते हुए चलते हैं। हमने परसों भी ये डिस्कस किए थे, लेकिन आज भी डिस्कस थोड़ा सा करना जरूरी है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की बात हमने की कि ट्रंप ने कहा कि हम आएंगे तो 24 घंटे के अंदर युद्ध समाप्त कर देंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर हम आते हैं तो जो इज़राइल हमास का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इज़राइल ईरान का जो प्रॉब्लम चल रहा है, हम उसको भी सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, और हम युद्ध नहीं चाहते। जबकि कमला हैरिस की पार्टी कहती हैं, उनका जो मैनिफेस्टो है वो कहता है कि हम तो इज़राइल को हथियार देते रहेंगे और वहाँ यूक्रेन को पैसा देते रहेंगे, और युद्ध जो चल रहे हैं उनका इंडिकेशन यही है कि युद्ध जो चल रहे चलते रहेंगे। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर युद्ध समाप्त हो जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफेंस के जो शेयर हैं जो इंडियन मार्केट में भी चले थे, और इस अनसर्टेनिटी में कि हर जगह युद्ध चल रहे हैं, तो अपने यहाँ पर डिफेंस खर्च करो, जल्दी से जल्दी प्रोक्योर करो, डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर दो, उन पर प्रेशर बनाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जल्द से जल्द बना कर दें, कब किस देश का युद्ध हो जाए, कब आप पे आपदा आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी हट सकती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो क्या होगा इन डिफेंस शेयरों का, क्योंकि अनसर्टेनिटी हट जाएगी तो डिफेंस कंपनी आराम से प्रोक्योर कर पाएंगी। फिर तो स्लो प्रोसेस भी हो सकता है रेवेन्यू साइड पर। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते हैं तो ये प्रेशर फिर बना रहेगा। ये डिफेंस कंपनियों के लिए तो अच्छा ही है, इंडियन डिफेंस कंपनीज के लिए, कि वो जल्द से जल्द काम करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करेंगी, प्रॉफिट बनाएंगी। कैसे देखें सर डिफेंस कंपनीज को? जी, तो देखिए ऐसा है, यहाँ पर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये तो चलिए ठीक है। हम लोग पहले भी एक सेशन ए पूरा टर्म देख चुके हैं ट्रम्प साहब का। तो देखिए, जो वो कहते हैं और जो वो कहते हैं, ही डजंट वॉक द टॉक। तो ये पहले भी हम देख चुके हैं। उनके का एक पूरा सेशन हम लोगों ने देखा है। उस पूरे सेशन में डॉलर मजबूत रहा है। ये एक 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 ऐसा पॉइंट है विवेक जी, जिसको आप भी ध्यान दीजिएगा।
डॉलर उस पूरे सेशन में मजबूत रहा है, आईटी को बिल्कुल सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इंडिया को नुकसान रहता है। तो आप ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा केमिकल सेक्टर को, और इसके अलावा आप सिलेक्टिव सेक्टर्स केबल्स वगैरह मान लें, वहां पर एक बार जरूर आपको कुछ देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द डिफेंस सेक्टर, देखिए ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि डिफेंस को जो पुश है, ये बेसिकली आप देखें जो छोटा मोटा एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में एक्सपोर्ट है हमारा, ज्यादातर हमारा पर्सनल कंजम्पशन है। यहाँ पर आप कुछ एक स्टॉक देखें तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिसमें मुझे एक डेटा पैटर्न्स का स्टॉक लगता है। मुझे लगता है ये यहाँ पर अगर अभी भाव है 2390 के आसपास, अगर ये 2550 के ऊपर विवेक जी निकल जाए तो बिल्कुल आपको 3000 के लेवल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दूसरा पारस डिफेंस, यहाँ पर भी आप देखिए, मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आ गया है स्टॉक के अंदर। ये अभी 1046 का भाव है, अगर ये कहीं 1150 तक जाएगा, 1150 के ऊपर निकल जाए तो आपको बड़े टारगेट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जहां तक बात रही एचएएल की, बीडीएल और बीएमएल वगैरह की, तो देखिए यहाँ पर एक रेंज बाउंड माहौल बना हुआ है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह के एफर्ट्स निकल करके आते हैं ट्रम्प साहब की तरफ से। अगर मैं तो लेवल ही पे डिस्कस कर सकता हूं, अगर 4300 के ऊपर बीएमएल निकलता हुआ दिखाई दे, या एचएएल कहीं आपको 4500 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, बीडीएल कहीं आपको 1225 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, तभी आप मानिएगा कि इन स्टॉक्स में बुलिशनेस है। अदरवाइज पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न, दो स्टॉक मुझे जो पसंद थे मैंने आपको डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्कुल बॉटम लाइन डिस्कशन इज दिस कि ट्रम्प साहब डजंट वॉक द टॉक। उनके आने से अनसर्टेनिटी बढ़ती है, वो चाइना प्लस वन पॉलिसी पे काम करते हैं, बट उनका कहना है वी वांट टू मेक यूएस अमेरिका ग्रेट अगेन। सो ही वांट्स एवरीथिंग इन अमेरिका। उसमें आप देखिए सीडीएमओ सेगमेंट को बड़ा नुकसान होगा विवेक जी। जो पीरामल फार्मा है, ग्लेनमार्क है, डिवीजा, जो फार्मा में आपको रैली दिख रही है वो रुकती हुई दिखाई दे सकती है, सबसे बड़ा थ्रेट वो है। इसके अलावा देखिए आईटी सेक्टर के लिए वो क्या करते हैं, वो देखने वाली बात है, क्योंकि अब जो है बहुत मुश्किल से जाकर के यूएस से रिकवरी आई है। अगर आप देखिए डिस्क्रिप्शन स्पेंडिंग की रिकवरी आई है, वो आपको परसिस्टेंट को फोर जो सारे रिजल्ट में टीसे वगैरह में दिख रही है। अब वो उस पर ट्रम्प साहब अगर आ जाते हैं और वो कुछ नई चीज लेकर के आते हैं, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। बिल्कुल। कुछ और वादे जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने किए हुए हैं, उनको एक बार पढ़ देता हूं मैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नाटो को कमला हैरिस ने कहा कि नाटो को सशक्त बनाएंगे, यानी कि और पावरफुल बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ अलग ही कहते हैं। वो कहते हैं कि नाटो के चक्कर में अमेरिकी रिसोर्स खराब हो रहे हैं और यूरोप के लिए नाटो बनाया गया है उनकी सुरक्षा के लिए, तो अमेरिका ही सबसे ज़्यादा सुरक्षा देता है, तो उल्टा यूरोपीय देशों को तो अमेरिका को पैसे देने चाहिए अपनी सुरक्षा करवाने के लिए। साथ ही उन्होंने ताइवान पर भी इसी तरह की बात बोली है। हैरिस ने कहा कि ताइवान को बचाने के लिए चीन से जो उन्होंने प्रॉमिस किए हुए हैं वो पूरा करेंगे। ट्रंप कहते हैं कि ताइवान तो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हर्ट कर रहा है, ऊपर से हम उसकी सुरक्षा भी करें, तो सुरक्षा करवानी है तो पैसे दो। तो ट्रंप तो अमेरिका के लिए सर पूरी तरह से बिजनेस सेंस में ही सोचते हैं और हैरिस अलग तरीके से सोचती हैं, लेकिन ट्रंप का बिजनेस सेंस से सोचना ही मार्केट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट भी बिजनेस सेंस ही सोचना चाहता है, जियोपॉलिटिकल वॉर नहीं चाहता है। सर ये जो सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए शेयर हैं लाइक मॉसचेप, एएसएम, टाटा एलेक्साई, इन सभी पर आपका व्यू? देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एज ए होल देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कुछ भी ट्रम्प साहब बोलते रहे, एट द एंड ऑफ द डे ही डज अ बार्गेनिंग। हमने पिछले सेशन में भी देखा, उन्होंने चाइना को भी जितने भी टैरिफ डाले थे वो कहीं ना कहीं बार्गेन कर लिया था सिस्टम को, और उन्होंने उनको भी असर नहीं होने दिया और अपना भी हित कहीं ना कहीं साधा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल इससे बहुत बड़ा असर ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे नहीं पड़ने वाला है। आप आने वाले समय में देखिएगा कोई बहुत बड़े ड्रास्टिक स्टेप, वो ऐसे स्टेप कभी भी नहीं लेते हैं जिसमें कि ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा हो या किसी पर्टिकुलर देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। इस तरह के स्टेप पहले उनके शासनकाल में हम लोग को देखने को नहीं मिले थे। ये बिल्कुल सही बात है, इज अ टफ बार्गेनर, डिस्कशन काफी होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को वहां से कोई फायदा बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला है। और हमारी जो ग्रोथ है, हमारी कैपेसिटी काफी कम है, हमारा एक्सपोर्ट काफी कम है, हमारी हमारी सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम कैपेसिटी की है। उतनी कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं है, उसके ऊपर सरकार को काफी ध्यान देने की जरूरत है, काफी सपोर्ट करने की जरूरत है। तो वहां पर मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा।
इसी बीच एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है। आई थिंक ये मुझे क्रॉस चेक तो करनी होगी, लेकिन कुछ ग्रुप में आ रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स इज नाउ एस्टिमेटिंग ट्रंप विल विन 301 इलेक्टोरल वोट्स, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट्स। 270 तो मेजॉरिटी मार्क चाहिए। आई लाइक टू क्रॉस चेक इन द मीनवाइल, लेकिन ये 301 वाली सीट पर बिल्कुल मार्केट रिएक्ट करने की तो कोशिश करेगा, ना सिर्फ इंडिया का, वर्ल्ड वाइड। सर, कुछ और वादे मैं बात करना चाहता हूं जो कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। कमला हैरिस ने कहा कि $4 लाख से ज़्यादा जो अमेरिका में कमाता है उसको ज़्यादा टैक्स देना होगा, उससे नीचे वालों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दे रहे हैं वो देते रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तो जो आम आदमी का टैक्स है उसको टच ही नहीं करेंगे, जो हम पहले 2016 से 20 के बीच में जब हम राष्ट्रपति थे जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसी पर चलेंगे। बाकी जो कॉर्पोरेट का टैक्स है उल्टा उसको घटा देंगे, 21% से घटाकर 15% कर देंगे। और ये एक पॉजिटिव भी बात है अमेरिका में, क्योंकि अगर वहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, कॉर्पोरेट की तरफ से स्पेंडिंग बढ़ेगी, उनको एक कुशन मिलेगा स्पेंड करने के लिए। सर, आज मैं इसी का इम्पैक्ट देख रहा हूं। स्ट्रीट इसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा था शुरुआती सत्र में कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स कम करेंगे अमेरिका में। इंडियन आईटी कंपनी सारी इसीलिए 1000 पॉइंट आज आईटी इंडेक्स ऊपर है, अभी भी 1200 पॉइंट ऊपर चल रहा है। कैसे देखें सर इंडियन आईटी कंपनीज को? बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आप देखिए इंडियन आईटी सेक्टर को देखें तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया तो बेहतरीन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यूएस से निकल के आई है, यूरोप से उतनी स्पेंडिंग नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा असर इसका नहीं होगा, कोई भी प्रेसिडेंट बने यूएस आईटी सेक्टर में। मुझे लगता है ग्रोथ आने वाले समय में टिकने वाली है। इसके अंदर परसिस्टेंट, कोफोर्ज है, इसके अलावा एचसीएल टेक है, एप्पल इंडिया है। तो यहाँ पर आप देखिए सारे स्टॉक्स जो हैं ये सब आपको आने वाले समय में अच्छा चलते हुए दिखाई देंगे। आप देखिएगा एक निफ्टी आईटी में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। कई बार ये जो ब्रेकडाउन है ये फॉल्स ब्रेकडाउन होता है, इसके थ्रोबैक्स आते हैं तो वो ऊपर की तरफ दोबारा चलना शुरू करता है। मुझे लगता है ये जो शेयर्स मैंने डिस्कस किया, मैं जून के फर्स्ट वीक से या मई से डिस्कस कर रहा हूँ, यही सारे शेयर डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये सारे देखिए अच्छे खासे भाव पर थे, अच्छा खासा निफ्टी आईटी वहां से चल गया। और मुझे लगता है आने वाले समय में भी निफ्टी आईटी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना रहेगा। यूएस एक गोल्डी लॉक सिनेरियो में एंटर कर रहा है। विवेक जी, आप भी डेटा रीड करते हैं, आप देखिए धीरे धीरे करके इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा, इंटरेस्ट रेट गिरते हुए दिखाई देंगे, ग्रोथ इंटैक्ट है डिस्पाइट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट। देखिए ग्रोथ सेक्टोरली देखिए ग्रोथ इंटैक्ट है। तो वहां पर देखिए हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्ट्री कई साल तक यूएस में चलेगी। हमने हिस्टोरिकली देखा है 2002 के बाद पिछले 22 साल में कि इंडिया का के ऊपर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है यूएस का। अगर यूएस में अच्छी ग्रोथ है तो सीधे सीधे इंडिया के ऊपर उसका पॉजिटिव असर देखने को मिलता है अक्रॉस द सेक्टर्स, आईटी में ज्यादा। तो मुझे लगता है बिल्कुल आईटी को लेकर के मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। कल जैसे ही नैस्डैक चला, सबसे पहले आज सुबह मैंने एचसीएल टेक और जो है परसिस्टेंट का कॉल दिया फ्यूचर्स का। 2 दिन पहले मैंने डिक्सन का दिया था। तो क्योंकि देखिए ऐसा है, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कंपनीज अच्छा कर रही है, जहां रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वो सिक्वेंशियली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, वहीं पर आप ध्यान लगाइए, आपको सबसे ज्यादा पैसे वहीं बनते दिखाई देंगे। और आईटी सेक्टर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट सेक्टर है इस वक्त। निफ्टी को सबसे बड़ा सपोर्ट आईटी और बैंकिंग करेगा, जिसमें पीएसयू बैंक भी बड़ा सपोर्ट करते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। इंडियन आईटी कंपनीज के लिए हालांकि एक ड्रॉबैक ये भी रहेगा ट्रंप के आने पर कि वो यूएस को ग्रेट बनाने के चक्कर में हो सकता है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज के साथ कुछ छेड़छाड़ करें। लेकिन मैं कल पढ़ रहा था कि जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है। जो H1B वीज़ा वाला जो केस है जिसको लेकर कि इंडियन आईटी कंपनीज को यहाँ से बहुत लोग भेजने पड़ते हैं, वीज़ा का प्रॉब्लम होता है, उन्होंने वहाँ पर ही हायर करने शुरू कर दिए जिन लोगों के पास ऑलरेडी या तो वीज़ा है जो इंडियंस हैं या जो लोग वहाँ पर अमेरिकन्स हैं उन्हीं को हायर कर रहे हैं वो आजकल। तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम शायद नहीं होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ जो कि मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। केवल आई सेक्टर ही है आज जो कि लीडर्स ऑफ द पैक, 1200 पॉइंट इस समय निफ्टी आईटी काम कर रहा है। सर, एक और इम्पॉर्टेंट घोषणा जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने की हुई है, वो कहते हैं कि अगर मैं आ गया तो ये जो जितनी भी एनर्जी कॉस्ट है, तेल गैस की कीमतें, इनको नियंत्रण में ले आऊँगा। लोगों के लिए तेल गैस सस्ता होगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, अमेरिका में भी एनर्जी कॉस्ट कम होगी,
हम ज़्यादा से ज़्यादा माइन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन पर खर्च करेंगे, तेल गैस को निकालने पर। और एनर्जी कॉस्ट का सबूत भी ये है कि सर 2016 से 2020 में जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे, एनर्जी कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल में थी। सर कैसे देख रहे हैं, अगर एनर्जी कॉस्ट कम होती है, क्रूड ऑयल कम होता है, तो उसका मेजर बेनिफिशियरी जो होते हैं वो इंडियन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, लाइक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इस तरह की कंपनीज पर देखने के लिए मिलता है। ये तीनों कंपनियां आज ट्रेड तो स्ट्रेंथ के साथ कर रही हैं, कैसे ट्रेड करें सर इनको? बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। देखिए स्ट्रेंथ इनके अंदर सभी के अंदर बनी हुई है। आप देखिए अगर एचपीसीएल को देखिए, इसके अंदर बेस्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पेट्रोनेट एलएनजी को आप देखिए। पेट्रोनेट एलएनजी देखिए बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है अप ट्रेंड में। मुझे लगता है यहाँ पर मैं बहुत लंबे समय से बुलिश हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार ध्यान आप रखिए चेन्नई पेट्रोलियम की तरफ, यहाँ पर गिरावट के बाद एक बार बेस बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आप एक बार जरूर ध्यान ध्यान दे सकते हैं। और इसके अलावा हिंद पेट्रो और बीपीसीएल, यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा बेस बन गया है। इस दोनों में से अगर मैं रिलेटिवली देखूं तो मुझे हिंद पेट्रो ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे लगता है हिंद पेट्रो में एक ज्यादा अच्छा बेस है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का स्पॉट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये 400 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, यहाँ भी बुलिशनेस रहेगी। बट प्रिफर्ड सेक्टर मेरा भी ऑयल एंड गैस नहीं रहेगा। विवेक जी, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो अगर जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं मैं उसी की तरफ दौड़ना भागना चाहूंगा। देखिए मुझे प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक छोड़ दीजिए, ठीक है, एसबीआई के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। आप देखिए सिटी यूनियन बैंक है, फेडरल बैंक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब पकड़िए सर। देखिए जो रिपोर्ट बजाज ऑटो ने दिया था उसको क्रैश कर दिया हीरो मोटो ने। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस और श्रीराम म्यूजिक फाइनेंस की कमेंट्री में भी वो क्रैश हो गई थी कि फेस्टिवल जी सीजन में डिमांड नहीं है। देखिए सब भागते दौड़ते दिख रहे हैं आपको। फाइनेंस में आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, कैंपेन होम है, पीएनबी हाउसिंग है, ये सब आपको अच्छा रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। देखिए रियल्टी बिल्कुल। में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को, इंडियन होटल, गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ और टेक्नोलॉजी तो आईटी तो सर हाई है। तो देखिए अगर आप देखेंगे एक एक सबसे बड़ा खतरा मुझे फार्मा को यहाँ से दिखाई देता है, अगर ट्रम्प साहब आ जाते हैं तो। बाकी मुझे सब ठीक ठाक लगता है। मुझे लगता है बिल्कुल एक अच्छी ग्रोथ अक्रॉस द सेक्टर बनी रहेगी। सीमेंट में धीरे धीरे रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है और कैपिटल गुड्स में सिलेक्टिव काउंटर्स बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। डिक्सन है, रिजल्ट आने के बाद पर गिरावट हुई, फिर देखिए स्टॉक बिल्कुल। चलता हुआ दिख रहा है। बीईएल है, बीएचईएल है। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा वोल्टास एक ऑफ बिल्कुल एक्सीडेंट है, लेकिन आप मान करके चलिए ब्लू स्टार के रिजल्ट आज अच्छे आएंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल एबीबी थोड़ा थका हुआ है, लेकिन कई सारे इस पॉकेट में कैपिटल गुड्स बिल्कुल। में काफी चल भी गए थे, तो सिलेक्टिव पॉकेट में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल शरद सर, उन सभी टॉपिक पर आएंगे हम, ग्रेजुअली आएंगे, नतीजों पर भी बात करेंगे हम, बाकी सेक्टर्स पर भी बात करेंगे। अभी कट टू कट हम सेक्टर्स पे बात करते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हैरिस की बात है। जी हैरिस बोल रही हैं कि ट्रेड पॉलिसी में खास बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि चीन पर 60% तक ट्रेड टैरिफ लगाने की योजना है। सर अगर ट्रेड टैरिफ लगाया तो मेटल काउंटर्स पर भी थोड़ा इंपैक्ट आएगा। आज हम देख भी रहे हैं मेटल काउंटर उतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जितना मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे ट्रेड करें मेटल काउंटर्स को? जी, तो देखिए मेटल्स में आप बिल्कुल मान करके चलेगा, एक सिलेक्टिव काउंटर्स है विवेक जी, जहां पर मुझे दिखता है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, जिसके अंदर देखिए नेशनल एल्युमिनियम है, यहाँ बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। अगर आप जेएसपीएल को देखें तो यहाँ पर देखिए एक बार रिकवरी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें, ये काउंटर बहुत अच्छा करता है। मुझे लगता है यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बुलिशनेस देखने को मिल रही है। तो ये सारे कुछ एक काउंटर्स है जहां पर मुझे लगता है कि अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप बुलिश रहिए। एनएमडीसी में देखिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। तो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू जरूर बना रहेगा। मुझे लगता है कुछ एक सिलेक्टिव स्टॉक में बहुत अच्छा, जहां पर ऑलरेडी ट्रैक्शन बना हुआ है, वहां पर फर्दर लेग्स खुल सकते हैं अपसाइड की तरफ, तो वहां पर जी एक बार जरूर ध्यान रखा जा सकता है। बिल्कुल सर, आज हिंदुस्तान जिंक पे भी एक खबर है कि 505 रुपये पर जो फ्लोर प्राइस तय किया है, गवर्नमेंट अपना कुछ स्टेक बेच रही है कंपनी में। हिंदुस्तान जिंक आज पिटा हुआ भी है। जिन लोगों के पास है सपोर्ट, अब इस गवर्नमेंट का जो फ्लोर प्राइस है उसी को मान लें क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए आप इसका सपोर्ट आएगा आपका कम से कम देखिए 473 500 रुपए के जोन में। तो ये एक्चुअली जो भी गिरावट होगी, अगर आज ये सस्टेन नहीं हुआ, जहाँ 517 अगर 520 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ,
तो आप ये मान के चलिए गिरावट करीब 500 रुपए, इसके नीचे 573 तक इसमें गिरावट आ सकती है, तो उस जोन में जाकर स्टॉक पर कंसोलिडेट कर सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूँ। इन द मीनवाइल सर एक दो अनाउंसमेंट्स मैं बता देता हूँ जो कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हैं। दवाओं के दाम घटाने पर जोर रहेगा, ऐसा कमला हैरिस बोलती हैं, और ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो इंश्योरेंस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, दवाइयों के सही ऑप्शंस मुहैया कराऊंगा, दैट मीन्स कि प्राइजेस कट नहीं होंगे। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ज़्यादा ठीक ही रहेगा। इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो के लिए था। क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है उसकी प्राइजेस में लगातार सर्च देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट भी मान रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही आ रहे हैं और अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बना देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, जबकि हैरिस कहती हैं कि हम तो रेगुलेशंस टफ रखेंगे। तो ये कुछ एक उम्मीदें हैं और उनका इम्पैक्ट हम दुनिया भर के बाज़ारों में उस पर्टिकुलर पॉकेट में देख रहे हैं। लेकिन काफ़ी कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके भी क्वेश्चन लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत अहम दिन है। महेश मेहरा जी का सवाल है, एसजेवीएन पर सर राय जानना चाहते हैं, क्या करना है उनको? देखिए, एसजेवीएन का रिजल्ट बढ़िया आया है। आप बिल्कुल मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल होल्ड कीजिए। ये बेस एक बना हुआ है 110 रुपए के आसपास, और लेकिन रिकवरी बुलिशनेस तभी आएगी जब 115 116 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो आपको 130 रुपए के भाव इसमें आते हुए दिखाई देंगे। रिजल्ट अच्छे हैं, आज चल क्यों नहीं रहा देखने वाली बात है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ये कहीं अगर 117 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 130 तक के भाव आपको दिखेंगे। जी सर, आज एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, स्विगी का आईपीओ खुल रहा है। कल उन्होंने 5085 करोड़ रुपए एंकर्स इन्वेस्टर से जुटा भी लिए हैं। सर मैं ही जानना चाहता हूँ, स्विगी का आईपीओ में सब्सक्राइब करना या नहीं करना। दूसरा, जोमेटो पर क्या इम्पैक्ट होगा, जोमेटो में क्या करें निवेशक? जी, तो देखिए, बिल्कुल पहले तो स्विगी का आईपीओ को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो क्विक कॉमर्स है उसमें स्विगी और जोमेटो दोनों कहीं ना कहीं बड़ा कंपटीशन देंगे। जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन सबको बड़ा कंपटीशन देंगे। ऑलरेडी देखिए, ब्लिंकिट पे आप एप्पल आईफोन भी ऑर्डर कर लीजिए, लैपटॉप भी ऑर्डर कर लीजिए सर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप और दूसरी चीज अभी आप समझिए, 10,000 करोड़ रुपया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अभी भी पड़ा हुआ है जोमेटो के पास, और दीपेंद्र गोयल सर कह रहे हैं कि भाई मुझे और पैसा दो। तो और स्विगी भी कह रहा है कि मुझे इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है, मुझे अगर कुछ एक्विजिशन करने को मिलेगा तो मैं करूंगा। लेकिन स्विगी के पास पैसा बची करीब 4,499 करोड़ का, जी 4500 करोड़ के आसपास रहा है। बाकी तो सर ऑफर फॉर सेल है। तो देखिए, अगर पैसा जोमेटो के पास ज्यादा है रिलेटिवली, तो देखिए सर, अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना होगा, एक्विजिशंस करना होगा, तो वहां पर अपर हैंड रहेगा जोमेटो का एस्टेब्लिश मॉडल है ब्लिंकिट, अभी स्विगी को वो कैचअप करना है, तो फर्स्ट मूव एडवांटेज वहां जोमेटो को मिला हुआ है। तो हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है स्विगी का आईपीओ को बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, क्विक कॉमर्स को ऑब्जर्व करना गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए सर, आपको लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा, क्योंकि ठीक ठाक प्राइस टू बुक वैल्यू पर स्टॉक जो है, स्टॉक का प्राइस रखा गया है। मुझे लगता है प्रीमियम पर ही लिस्ट होगा, आपको अच्छा भाव मिलेगा। आने वाले समय में आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और दोनों ही स्टॉक, जोमेटो भी आप अगर 2 क्वार्टर होल्ड करेंगे तो आप मानिएगा 360 तक के भाव आपको वहां भी खुलते हुए दिखाई देंगे। और किस तरह से लोग आने वाले समय में, देखिए, एक बार स्विगी लिस्ट हो जाए, बिल्कुल फिर एक बार देखिए किस तरह से कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिल्कुल आगे सर। की आने वाली ट्रैजेक्टरी समझने के लिए। बिल्कुल सर, आज बहुत सारी खबरें हैं सर, हम जल्दी जल्दी से सारी खबरों का एनालिसिस करना चाहेंगे। इसी बीच में खबर आ रही है यूएस से कि रिपब्लिकन विंस कंट्रोल ऑफ यूएस सेनेट। तो हमने ऑलरेडी सीट्स बताई दी थी और हमने बताया था कि जो वहाँ पर यूएस सेनेट में मेजॉरिटी मार्क को रिपब्लिकन पार्टी ने अचीव कर लिया है। उनकी 51 सीटें आ चुकी हैं, डेमोक्रेट्स 42 सीट पर सिमट कर रह गए हैं, तो वहाँ पर मेजॉरिटी मार्क टच कर लिया है। ये ट्रंप की पार्टी के लिए एक पॉजिटिव खबर, और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर फिर लौटते हुए दिख रहा है। इंडियन मार्केट दोबारा से 450 पॉइंट ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और खबरें सर, आरवीएनएल, एचएफसीएल, इन दोनों को 5,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इन्होंने कंसोर्शियम बनाया था जिसमें कि एरियल टेलीकॉम भी शामिल थी, तो ये 3 कंपनियां शामिल हैं। हालांकि इस जेवी में अभी तक किसको कितना हिस्सा मिलेगा उस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 2 कंपनियां तो ये लिस्टेड ही हैं, आरवीएनएल और एचएफसीएल। कल हमने एचएफसीएल में मूव भी आते हुए देखा था सर। ये 10 साल का ऑर्डर है, दोनों ही काउंटर्स पर कैसे ट्रेड करें आरवीएनएल और एचएफसीएल पर?
बिल्कुल देखिए, एचएफसीएल को बिल्कुल पॉजिटिव लेकर के चलिए, विचेवर वे एचएफसीएल को पॉजिटिव लेकर के चलिए। यहाँ पर देखिए यूके यूरोप से अच्छी, यूके और यूरोपियन यूनियन से अच्छी डिमांड भी है। जो नेगेटिविटी थी डिस्काउंट हो गई रिजल्ट के अंदर। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, तो मुझे लगता है 134 के ऊपर जैसे ही स्टॉक चलना शुरू करेगा, 150 रुपए के भाव आपको यहाँ पर बिल्कुल खुलते हुए दिखाई देंगे, बेस है 110 रुपया। तो बिल्कुल बाय एंड डिप्स का व्यू रखिए। सिमिलरली अगर आप आरवीएनएल को देखिए तो बिल्कुल मुझे लगता है आरवीएनएल के अंदर भी एक अच्छा बेस बना हुआ है 400 रुपए के आसपास। अब जो बेस प्रशस्त के अंदर बनता दिख रहा है वो करीब 445 के आसपास है, लेकिन बड़ा मूव इसमें तभी आएगा जब ये कहीं 400, 490, 510 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर 510 के ऊपर निकल जाए तो आपको बड़ा टारगेट मैं यहाँ देता हूँ 640 रुपया। तो आप बड़े टारगेट के लिए खड़े हो जाइएगा, 2 क्वार्टर समय दीजिएगा, आरवीएनएल आपको बड़े टारगेट देगा। बिल्कुल। ट्रंप की सीट तो 230 पर ही अटक गई हैं और कमला हैरिस भी अभी 210 पर हैं। आई थिंक कुछ और सीट्स के रुझान अभी आने बाकी हैं। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में सर्च देखने के लिए मिल रहा है सर। हम एचपीसीएल पर बात कर रहे थे, अभी 392 रुपये आ चुका है इसका फ्यूचर में मेरी स्क्रीन पर लगा हुआ है, नवंबर फ्यूचर। और कैश मार्केट में भी 389.50 डे हाइस पर यह काउंटर चल रहा है। आपने इस पर पॉजिटिव राय भी दी थी। आई बिलीव कि अगर ट्रंप जीतते हैं और एनर्जी कॉस्ट कम होती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज फोकस में रहनी चाहिए। दूसरा सर, एनटीपीसी, यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ने 79,738 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। तेलंगाना पावर प्रोजेक्ट्स में 29,345 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और नाबीनगर पावर प्रोजेक्ट में 29,948 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। दोनों में ही 29,000 करोड़ की करीब फिगर है जहां पर कि वो इन्वेस्ट करेंगे। बाकी जो अमाउंट है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। सर, एनटीपीसी बिग बैंक इन्वेस्टमेंट कर रही है, कुछ फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल फायदा मिलेगा। एनटीपीसी मुझे लगता है बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में है स्टॉक, डिस्पाइट ऑफ ऑल द मार्केट करेक्शन। स्टॉक में ज्यादा गिरावट नहीं आई। 390, 400 रुपए का इसमें बहुत बेहतरीन बेस बना हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ये 420 के ऊपर सस्टेन कर जाए, 403 का भाव है, तो ये आपको बिल्कुल 450 और ऊपर की तरफ करीब आप मान के चलिए 480 तक के भाव इसके अंदर खुलते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ा मूव इसके अंदर पेंडिंग है। देखिए आईपीओ का भी डिस्कशन शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ भी जल्दी ही आ जाएगा, आपको डेट्स वगैरह आ जाएंगी। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। 390 के आसपास अब अपना, उसके वहां पर ही डिमांड जोन है। 390 के बाद उसके नीचे खिसके तभी आप पोजीशन काटने की सोचें। अदरवाइज 420 के ऊपर बुलिश और हो जाए, 440, 480 के टारगेट के लिए समय दे, थोड़ा सा 2 क्वार्टर आपको मिलेगा। जी, तो हमने काफ़ी शेयर डिस्कस किए, यूएस की राजनीति भी डिस्कस की, लेकिन अब वक्त आ गया है नतीजों को डिस्कस करने का। तो बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट नतीजों पर फोकस। नतीजों पर फोकस। शरद सर, मैं फटाफट से आज 10 मिनट में मुझे करीब 10 रिजल्ट्स को कंप्लीट करना है। ये टास्क है क्योंकि आज सारा फोकस हमें यूएस इलेक्शन और उसके आउटकम पर देना है, लेकिन ये भी नतीजे भी इंपॉर्टेंट हैं। गेल, इसके नतीजे आए हैं सर। रेवेन्यूज़ करीब 3% और प्रॉफिट 10% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इस सीट की एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं नतीजे। काउंटर ने रिएक्ट ऑलरेडी कर दिया है। अब किसी के पास है, क्या करें? होल्ड करें? अगर किसी के पास नहीं है तो क्या स्ट्रैटेजी बनाए, खरीदारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अपना 50 एक्सपेंशन मूव में मैंने सस्टेन कर लिया। 210 के ऊपर निकलेगा, 212 के 210 के ऊपर निकलेगा, 210, 212, तभी मैं इसको खरीदूंगा। उस केस में मुझे ऊपर की तरफ 250 रुपए का टारगेट दिखता है। जी। टाइटन सर, यहां पर अगर देखें तो रेवेन्यू में 16% का जंप जरूर देखने के लिए मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट 23% डाउन होता हुआ दिखाई दिया। एबिटा करीब 12% और मार्जिन्स में डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया, करीब 280 बेसिस पॉइंट का। सर, कैसे देखें टाइटन को? विवेक जी, एक डिस्कशन पुराना याद दिला दूं। मैंने आपको बोला था कि डिस्पाइट एक्साइज ड्यूटी कट, इन्वेंट्री कॉस्ट कम होने के बावजूद भी मार्जिन गोल्ड कंपनीज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए टाइटन में दिख गया। तो देखिए सर, यहाँ पर आपको बिल्कुल 2950 तक की गिरावट बिल्कुल साफ साफ लाजमी है। अगर ये 3050 के आसपास नहीं, माफ कीजिएगा, 3070 के आसपास नहीं रुकता है तो आपको 2950 तक की गिरावट देखने को मिलती है। कुछ भी निफ्टी के अंदर गिरावट आएगी तो 2950 तक आपको 2950 के लेवल आपको एक फॉल देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, कंपनी ने कहा था कि इनका कुछ एक्सेप्शनल लॉस हुआ जो
कस्टम ड्यूटी थी उसकी वजह से, लेकिन स्ट्रीट उसको पूरा रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि मार्जिन्स अल्टीमेटली आपके डाउन है। भले ही आपकी जो गाइडेंस हो वो ठीक हो, लेकिन शायद स्ट्रीट उससे सेटिस्फाई नहीं है। डॉक्टर रेड्डी सर, रेवेन्यू 16.5% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 9% डाउन हुआ है, एबिटा 3% है, बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और मार्जिन्स थोड़े गिरे हैं करीब 330 बेसिस पॉइंट के। क्या करें सर डॉक्टर रेड्डीज में आज? बिल्कुल खरीदिए सर। देखिए मुझे लगता है बिल्कुल बेहतरीन बेस 1250 1280 बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। 1320 का भाव है। पोजिशनली भी आप लंबा लेके चलेंगे तो 1480 का टारगेट लेके चलिए। बिल्कुल बुलिश है, क्वार्टर होल्ड कीजिए, 1480 देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आज तेजी इसलिए थोड़े कमजोर नतीजों के बाद भी क्योंकि इनका जो नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस है उसने ठीक ठाक किया है, और अमेरिकन बिजनेस जो भी जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी का अच्छा करता है उसको लेकर स्ट्रीट थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाती है। आगे बढ़ते हैं सर, जेके टायर। यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू 7% गिरे हैं, नेट प्रॉफिट 44% गिरा है, एबिटा करीब 28% और मार्जिन्स तो करीब 300-350 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा गिर गए हैं। तो चारों तरफ ही इस कंपनी में एक तरह से कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट मिला है, और काउंटर लेकिन उतना डिसअपॉइंटेड नहीं है। हालांकि रिकवर हो गया, 368.70 का लो लगाया इसने आज इंट्राडे में, लेकिन वहां से अब रिकवर होकर 380 आ गया। सर, इस रिकवरी को रिकवरी माने या यहाँ पे अभी कुछ धोखा छिपा हुआ है? बिल्कुल रिकवरी मत मानिए इसको आप। ये जब तक 400 के ऊपर सस्टेन हो उसको बिल्कुल रिकवरी मत मानिए। 400 सबसे बड़ा 3 सप्ताह का वो सप्लाई जोन है, उसके ऊपर निकल जाए, 2-3 दिन सस्टेन करे, तभी आप उसको रिकवरी मानिएगा। और बड़ा मूव तभी आएगा जब 420 के ऊपर सस्टेन करेगा और चलना शुरू करेगा। बर्जर पेंट सर, यहाँ पर रेवेन्यू फ्लैट लगभग 0.3% ही अप होता हुआ दिखाई दिया, नेट प्रॉफिट 8% डाउन होता हुआ दिखाई दिया। कैसे ट्रेड करें सर बर्जर पेंट को? देखिए गिरावट बिल्कुल यहाँ पर आप मान के चलिए, एक्चुअली रिजल्ट से पहले गिरावट हो चुकी थी। अगर आप देखिए 625 से लेकर के 520 ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। मुझे लगता है कि स्टॉक कहीं 500 520 का भाव है, 500 480 500 के आसपास कहीं सस्टेन हो जाए तो एक अच्छा खरीदारी का मौका इसके अंदर लंबी अवधि के हिसाब से बन सकता है। बिल्कुल सर, वारी रिन्यूएबल्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 250% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और नेट प्रॉफिट 161% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। काफ़ी शानदार नतीजे देखने के लिए मिले हैं। कल मैं देख रहा था कि इस काउंटर पर अपर सर्किट भी लगा था, लेकिन एक खबर जो मैं जिस पर स्ट्रीट का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, ट्रंप रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, और उनका जो नेचुरल रिसोर्स हैं लाइक कोयला, कच्चा तेल, इनकी माइनिंग पर ज़्यादा जोर है। तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में इनका बड़ा एक्सपोजर है यूएस में। सर कैसे देखें, रिजल्ट अच्छे लेकिन आउटलुक पर थोड़ा संशय अगर ट्रंप जीतते हैं तो? देखिए वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरी चीज, जब कभी काउंटर लिस्ट हो और इसके बाद रिजल्ट आने के आसपास उसमें एक बढ़िया स्विंग आए, उस वक्त प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उस वक्त बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। वहां हो सकता है आपको उसे झटका लग जाए। तो जो आज का स्विंग हाई है 3745, आज कभी 3536 का भाव है स्टॉक के अंदर, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल एग्जिट कर दीजिए। अगर 3745 के ऊपर सस्टेन कर जाए तभी आप इसको दोबारा खरीदिएगा, वरना इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस काउंटर पर आपको राय मिल चुकी है। मन्नापुरम फाइनेंस सर, यहाँ पर नतीजे अच्छे देखने के लिए मिले हैं। स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन कम थी, लेकिन प्रॉफिट 2% बढ़ा है। बढ़ने के लिए केवल 2% है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं क्योंकि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन 470 से और 530-540 तक ही करोड़ के प्रॉफिट रहने की थी। कंपनी ने 572 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया, और इनकम भी 21% बढ़ गई है। कैसे देखें सर मन्नापुरम फाइनेंस को आप? देखिए वीकली चार्ट्स पे डब्ल्यू बॉटम पैटर्न बन रहा है इसका, जिसका बेस है 140। हो सकता है फर्दर गिरावट आए तो 140 के स्टॉप लॉस से आप खरीदिए, एक्यूमुलेट कीजिए। मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में सीक्वेंशियली रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं विवेक जी, और 180 से लेके 195 तक का पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो बड़ा टारगेट यहाँ खुल सकता है अगर आप धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करें। जी, मैक्स हेल्थ केयर सर, इसके नतीजे भी देखने के लिए मिले हैं। रेवेन्यू 25% और नेट प्रॉफिट केवल 2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कैसे ट्रेड करें सर इसको आज? बिल्कुल, देखिए मैक्स हेल्थ को बिल्कुल होल्ड कीजिए। रिजल्ट ठीक है, अच्छे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर 1150 तक का टारगेट बिल्कुल पोजिशनली खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बेस है करीब, आप देखेंगे तो पिछले सप्ताह एक अच्छा बेस बना था करीब 940 रुपए के आसपास। डिप मिले तो आप बिल्कुल उसको खरीदारी कीजिए। 1150 के टारगेट के लिए पोजिशनली होल्ड कीजिए।
एक क्वार्टर का समय दीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, लेकिन होल्ड कर सकते हैं। सीसीएल प्रोडक्ट सर, यहाँ पर आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी है और नतीजे काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले हैं। रेवेन्यू 21% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, नेट प्रॉफिट भी करीब 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कॉफ़ी चाय से जुड़ी एक कंपनी, यहाँ पर नतीजे सभी कंपनीज के अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं, काउंटर टॉप गेनर में है। क्या करें सर? बिल्कुल, देखिए सही सही बात आपने बोली है। बिल्कुल देखिए, 745 का भाव, एक बेस बहुत अच्छा पिछले सप्ताह ही बन गया था। पिछले सप्ताह ही अच्छी खरीदारी इसके अंदर देखने को मिल गई थी 630 रुपए के बेस से, जो इस सप्ताह करीब बेस 680 रुपए के आसपास शिफ्ट हो गया है। अभी देखिए अपना स्विंग है 855, वहां तक जाएगा। बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऐसी कोई चीज नहीं होती। डिमांड जोन सबसे बड़ा इसका 630 के आसपास है। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके फिर आपको पैसा डालना पड़ेगा। अगर आप आज इंटर कर रहे हैं, पहले इंटर किया है, तो आप 855 के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड कीजिए। जी, लास्ट काउंटर जो इसके नतीजे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑयल इंडिया। हमारे दर्शक काफ़ी सवाल पूछते हैं सर। रेवेन्यू इसका करीब 7.5% डाउन देखने के लिए मिला, नेट प्रॉफिट 223% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये जो 223% है, ये अगर एडजस्ट करके देखें तो ये 223% नहीं, इनफैक्ट डिक्लाइन हो जाएगा करीब 20% का। कारण है कि पिछले साल इनका एक एक्सेप्शनल आइटम के कारण प्रॉफिट कम रहा था। तो जो एक्सेप्शनल आइटम था वो 2367 करोड़ रुपए का था। अगर वो 2367 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम नहीं होता तो इनका 640 करोड़ रुपए जो आप बेस में देख रहे हैं प्रॉफिट, ये नहीं होता, यानी कि ये करीब 3000 करोड़ होता। अब अगर हम कंपेयर करेंगे 3000 करोड़ से 2000 करोड़ को, तो प्रॉफिट तो गिरा ही है। और एक्सेप्शनल आइटम जो होते हैं वो वन टाइम होते हैं, तो इसलिए स्ट्रीट इसको पॉजिटिव रिजल्ट के तौर पर नहीं देख पा रही थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये नतीजे देखने से अच्छे लग रहे हैं ऑयल इंडिया सर। लेकिन आज बावजूद इसके 6% बढ़ा हुआ है। अब यूएस से जोड़ के देखें या नतीजों की कमेंट्री से जोड़ के देखें, नतीजे देखने से अच्छे हैं लेकिन एक्चुअल में थोड़े से वीक हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने बोली है। स्टॉक एक फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर है। अभी उसका ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। उसका ब्रेकआउट कंफर्म होता है जब स्टॉक कहीं 550 के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन करता है। तो ये टेक्निकल स्विंग है, एक 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से। कल इसके अंदर एक बेस बना था और एक इसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन ये रिकवरी जब तभी सस्टेबल मानी जाएगी जब ये 550 के ऊपर स्टॉक जाएगा और 2-3 दिन सस्टेन करेगा, तभी इसके अंदर एक पुल बैक आएगा। वो पुल बैक फिर इसका बाय ऑन डिप्स का व्यू बन जाएगा। फिर इसके बाद 490 के स्टॉप लॉस से आप कोई भी डिप में ले खरीदारी कीजिएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आपको स्टॉक दिखाई देगा, बट लेवल आपको देखना पड़ेगा 550। जी, काफ़ी कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स और डिस्कस करते हैं। वो मेरे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं, बताएंगे कि ब्रोकर्स की रडार पर कौन से स्टॉक हैं। जी, ब्रोकर्स के रडार पर काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे। उन्हीं पर फिर में विदेशी ब्रोकर्स राय देते हुए नजर आए हैं, जिसमें पहली कंपनी है टाइटन। टाइटन की अगर बात करें तो उसमें मॉर्गन स्टैनले ने इक्वल वेट की कॉल दी है और टारगेट दिया है 3532 का। उनका मानना है कि टॉप लाइन ग्रोथ स्ट्रांग थी लेकिन सरप्राइज रहे थे मार्जिन पर एस्टिमेट को लेकर, और उनका ये भी मानना है कि बाय ग्रोथ स्ट्रांग थी ड्यूटी कट की वजह से। फिर बात करते हैं जेफरीज की। जेफरीज ने होल्ड कॉल दिया और टारगेट दिया है 3400 का। जेफरीज का मानना है कि जो कस्टम ड्यूटी है उनका नेगेटिव असर पड़ा है, और जेफरीज ने एक और पॉइंट रिकमेंड करा है कि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो इंफीरियर है। और वो उनका ये है कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है डिमांड को लेकर, वो जेफरीज रीजनेबली पॉजिटिव मान रहे हैं। फिर चलते हैं पेंट कंपनी की तरफ। बर्जर पेंट के रिजल्ट आए थे और उसके बाद जो है अच्छे ओपिनियन नहीं निकल के आ रहे हैं। नोवोना ने बर्जर के ऊपर रिड्यूस कॉल दिया है और टारगेट दिया है 500 का। उनका क्या है, वीक क्वार्टर रहा है और कंपनी को नए इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे अपना मार्केट शेयर इंप्रूव करने के लिए। मॉर्गन स्टैनले ने भी अंडरवेट की कॉल दिया, टारगेट दिया है 466 रुपीज़ का, और कहा है कि Q2 में जो एस्टिमेट्स थे टॉप लाइन के मार्जिन के मिस रहे हैं, वो तो बल्कि ये बताया जेफ मॉर्गन स्टैनले ने कि ये हुआ है उस टाइम पे जब कंपटीशन में कोई ऐसा मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा है। फिर चलते हैं गेल के ऊपर। गेल के ऊपर मॉर्गन स्टैनले ने कॉल दिया है ओवरवेट का, टारगेट दिया है 258 का। गेल का मानना है कि 19% की आरओई रहा है, गैस प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है, आगे के लिए मल्टीपल ट्रिगर्स उन्हें नजर आ रहे हैं। फिर बात करते हैं जेफरीज की। जेफरीज ने अपग्रेड करा है कॉल को बाय पे और टारगेट दिया है 240 रुपीज़ का। और इस पर जो है जेफरीज का मानना है कि एबिडा अच्छे से ग्रो हुआ है, नए पाइपलाइंस जो मार्केट शेयर में गेन होता हुआ नजर आ रहा है। फिर बात करते हैं मनापुरम फाइनेंस के ऊपर। मॉर्गन स्टैनले ने मनापुरम फाइनेंस के ऊपर इक्वल वेट की कॉल दी है,
टारगेट दिया है 170 रुपीज़ का, और माना है कि आगे आने वाले टाइम में जो है वो EPS 7% इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और फिर आता है नोमुरा। नोमुरा ने ABB के ऊपर कॉल दिया है, कॉल है न्यूट्रल, और टारगेट को कट किया है 7570 का। उनका मानना है कॉशियस है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुलिश आउटलुक है। बट अभी करंट टर्म में नोमुरा को ABB के ऊपर थोड़े बहुत कंसर्न्स और हेडविंड्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस शीट ने आई थिंक इन रिपोर्ट्स को पहले ही पढ़ लिया है और उस पर रिएक्ट भी कर दिया है। गेल जहां पर कि आउट परफॉर्म ओवरवेट की रेटिंग, इसीलिए काउंटर आज 6% ऊपर भी है। और बर्जर पेंट मिली जुली सी राय है, तो इसीलिए काउंटर भी बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है। टाइटन पर इक्विवेट और होल्ड की रेटिंग है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज नतीजे थोड़े से वीक आए हैं, तो इस शीट ट्रेडिंग के तौर पर थोड़ा सा इस काउंटर को पनिश करता हुआ दिख रहा है। मन्नापुरम फाइनेंस पर एक फ्लैटिश सा रुझान है, ज़्यादा अपसाइड इसमें है नहीं। इक्वल वेट की रेटिंग है मॉर्गन स्टैनले की, और ABB के नतीजे तो परसों ही हमने देख लिए थे, तो कल हमने उनको रीड भी कर लिया था, तो इस पर भी न्यूट्रल रेटिंग है नोमुरा की। शौर्य, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस पूरी ब्रोकर्स की रडार को बताने के लिए कि कौन से शेयर्स पर क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नतीजे जो आज आने वाले हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। टाटा स्टील, ट्राइडेंट, JSPL, डेल्टा कॉर्प, पावर ग्रिड और राइट्स, ये कुछ एक शेयर्स हैं जिनके नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। शरद सर, मैं टाटा स्टील पर आऊँगा। टाटा स्टील के नतीजे अच्छे आने वाले नहीं हैं, ऐसी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन कर रहा है। हो सकता है लॉस भी आ जाए, अगर प्रॉफिट भी आया तो बहुत मार्जिनल आएगा, जो कि काफ़ी ख़राब नतीजे कहे जाएंगे। और सेम केस JSPL का रहेगा, उनका लॉस तो नहीं आएगा, लेकिन JSPL के भी मुनाफे में तेज़ गिरावट देखने के लिए मिलेगी। सर, कैसे ट्रेड करें टाटा स्टील, JSPL को? नतीजों पर ट्रेड करें या आउटलुक पर? जी, तो देखिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि पिछले क्वार्टर में ही देखिए मैनेजमेंट ने ही बोला था कि ये साल में इस क्वार्टर में भी देखिए सेल्स रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। यहाँ पर देखिए जिंदल स्टील को आप देखिए बेस बना हुआ है 875 885 के आसपास, एक अच्छा बेस है। मुझे लगता है बिल्कुल ये बुलिशनेस कंटिन्यू हो सकती है, एक पुल बैक हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह में बहुत अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दिया है। हो सकता है इसमें एक पुल बैक 1000 रुपए की तरफ आता हुआ दिखाई दे, और अगर 1000 रुपए को स्टॉक सस्टेन करेगा तब फर्दर बुलिशनेस आपको देखने को मिलेगी। टाटा स्टील को भी आप देखेंगे तो 140 145 ये बहुत लंबा बेस है इसका, बहुत लंबे समय से मार्च 2024 के बाद से इस बेस को स्टॉक ने तोड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं तभी एंट्री सजेस्ट करूंगा जब 155 के ऊपर स्टॉक चलना शुरू करेगा। 150 का भाव है, 155 एक बड़ा सप्लाई जोन है, इसके ऊपर चलेगा तो 170 और 180 का टारगेट आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। जी सर, 2 काउंटर और जिसमें हमारे दर्शक काफ़ी सवाल पूछते हैं। ट्राइडेंट, एक पावर ग्रिड, इस काउंटर पर भी अपनी राय बता दीजिए। जी, तो देखिए अगर आप पावर ग्रिड को देखिए तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो एक अगेन यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न जैसा बन रहा है। 326 के ऊपर ये निगेट होता है, 326 इसका सप्लाई जोन है। 326 327 इस जोन के ऊपर चलना शुरू करेगा तभी इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। पिछले 30 सप्ताह में एक कंसोलिडेशन बेस बना है, लेकिन मुझे लगता है आज इस स्टॉक को पॉजिटिव होना चाहिए था, आज इसका रिजल्ट है। तो अगर ये 326 के ऊपर कभी निकलता दिखाई दे तो आपको 345 तक का जो है भाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिमिलरली आप देखिएगा ट्राइडेंट, तो मुझे लगता है ट्राइडेंट के अंदर बिल्कुल अभी एक बेस बना हुआ है करीब स्टॉक का 32 रुपए, 32 से 34 रुपए के पास एक अच्छा बेस स्टॉक का बना हुआ है। पिछले सप्ताह में एक अच्छा मूव आया है, हो सकता है ये मूव कंटिन्यू करे, ये मूव आपको 36 से 37 रुपए तक लेकर इसके अंदर जाए। मिनिमम इसके अंदर 36 से 37 रुपए तक का एक मूव आ सकता है, तो अभी भी बाय ऑन डिप्स का भी उसके अंदर बना हुआ है। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स का मूव बना हुआ है, लेकिन काफ़ी कुछ खबरें हमने डिस्कस भी कर ली है, लेकिन शरद सर की कॉल डिस्कस नहीं की है। शरद सर बताएं अपनी टॉपिक्स क्या हैं? तो विवेक जी, टॉपिक से पहले एक चीज और बोलना चाहूँ, ब्लू स्टार का रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, आप देखिएगा मैनेजमेंट का मानना था कि साहब 7.5 से 8% के आसपास मार्जिन रहेगा, तो मुझे लगता है एक अच्छा बेस है 1795 1830 के पास एक बेस है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चंबल फर्टिलाइजर की तरफ ध्यान रखिएगा। यहाँ भी देखिएगा जो बेसिकली क्रॉप प्रोटेक्शन स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट वाला सेगमेंट है, वहां पर मैनेजमेंट का मानना था कि अच्छे मार्जिन रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक अच्छे सस्टेन कर रहा है 480 485 के लेवल को, तो यहाँ पर भी आप एक बार ध्यान लगा सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक जरूर आप देख सकते हैं। और एक सोनाटा सॉफ्टवेयर,
तो ये 635 के ऊपर अगर सोनाटा सॉफ्टवेयर निकल जाए तो जरूर आप एक बार इसका ध्यान रखिएगा। तो ये 3 स्टॉक है जहां पर आप रिजल्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखिए 2 स्टॉक में आपसे जिक्र करना चाहता हूं। पहले तो जुबलेंट इंग्रेविया को देखिएगा। मुझे लगता है Q2 में जो है रिवेन्यू में थोड़ा सा एक बार आप देखेंगे तो एक बार आप पिक देखने को मिला है वाई बेसिस पर। नेट डेट में एक रिडक्शन देखने को मिला है बेटा। नेट डेट टू इबिटा में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। यूरोपियन यूनियन जापान से देखेंगे तो आप एक बार डिमांड में अपटिक देखने को मिला है। मुझे लगता है 733 का भाव है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। 680 तक स्टॉप लॉस रखिए। 655 मुझे लगता है 815 तक के भाव यहाँ जनवरी तक आपको खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा HFCL, मुझे लगता है अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो ये जो केबल सेगमेंट है, इसके अलावा जो जो केमिकल सेगमेंट है, यहाँ एक फायदा हो सकता है। विचेवर वे कंपनी में नेगेटिव रिजल्ट डिस्काउंट हो गया है। Q2 में देखेंगे तो एक सिक्वेंशियली एक रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिला था। EBITDA मार्जिन 15-15.5% के आसपास मेंटेन्ड है। मैनेजमेंट का ही मानना है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो बिजनेस है वह थोड़ा सा ग्लोबल डिमांड नहीं है पिछले 3 क्वार्टर से, तो नेगेटिविटी काफी कुछ डिस्काउंटेड है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक ऑर्डर ग्रुप में भी आपको जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी सिक्वेंशियली। यहाँ पर बिल्कुल एक बार ध्यान लगाइएगा। 129 का भाव है, आप खरीदिए। 129, 127, 110 का स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है धीरे धीरे 150 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिलेंगे। 134 रुपए के आसपास ध्यान रखिएगा। अगर स्टॉक 134 के आसपास सस्टेन ना करे तो एग्जिट कर लीजिएगा, अदरवाइज 150 तक का टारगेट आपको 18% के ऊपर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश एल जी जुड़ चुके हैं, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स हेड हैं फ्रॉम IDBI कैपिटल। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग विवेक। गुड मॉर्निंग सर। शरद सर, आज चूंकि बड़ा दिन है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास और आधा घंटे हैं तो सब फ्रैंकली बता दीजिएगा कि अगर आपके पास कुछ एंगेजमेंट है तो अलग बात है, लेकिन अगर रुकें तो अच्छा रहेगा, हमारे दर्शकों की सहायता होगी। हाँ ठीक है, मैं रुक सकता हूँ। मेरा 1 बजे की एंगेजमेंट है, तो आप मुझे बताइए प्लीज। बिल्कुल सर, धन्यवाद। तो अब नतीजों पर फोकस हो गया, लेकिन अब बढ़ते हैं छोटे शेयर ऊंची छलांग और बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों पर। जी, छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें सबसे पहला सवाल हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग ले रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं कि उनके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ब्रिजेश सर, कोई आप सेक्टर एलोकेशन या आप वो ये पूछ रहे हैं कि अभी लगाने का सही वक्त आ गया या अभी रुकें, और 10 लाख रुपए लगाने हैं तो किन सेक्टर्स में, किन शेयर्स में लगाएं? ओके, तो बेसिकली हम काफी बार बोलते हैं कि सही समय, ये डिफिकल्ट होगा बताना कि सही समय क्या होता है। तो अगर सेक्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि आज एक थोड़ा यूएस के रिजल्ट के नतीजे चलते चलते आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो आईटी में अगर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी से अगर करना है तो आईटी स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि रिबाउंड करेगा। टीसीएस में मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक 150-200 पॉइंट का मूव टीसीएस में आ सकता है। तो आईटी में है चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स है जहां पे थोड़े मोमेंटम है। केमिकल वाले स्टॉक्स है, तो मुझे लगता है केमिकल, मेटल्स, ऑटो और आईटी ये सेक्टर्स है जहां पे हम फोकस कर सकते हैं शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के नजरिए से। प्रिसाइजली अगर काफी लंबी अवधि के नजरिए से बात करना है तो मुझे लगता है मेटल्स में कुछ काम हो सकता है, बढ़िया काम हो सकता है। मेटल्स और केमिकल ये सेक्टर है लॉन्ग टर्म के नजरिए से। अगर ट्रेडिंग वगैरह बेट करना है, थोड़े हफ्ता 10 दिन के हिसाब से नजरिए से बात करना है, तो मुझे लगता है ऑटो और आईटी में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिल्कुल। आज सर, चूंकि काफ़ी दर्शक हैं और मुझे दर्शकों का सवाल लेने में थोड़ा सा वक्त लग गया है यूएस इलेक्शन के चक्कर में, मैं थोड़ा रैपिड फायर रखूंगा सर। थोड़ा हम आज जल्दी जल्दी आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। सक्षित गंगवार जी का सवाल है टीवीएस पर। टीवीएस के 93 शेयर हैं इनके पास 1013 के एवरेज प्राइस के। सर, क्या इन करंट लेवल्स पर और बाय किया जा सकता है शरद सर? हाँ, तो देखिए बिल्कुल टीवीएस मोटर बिल्कुल बाय कीजिए। मुझे लगता है सारी नेगेटिवली डिस्काउंटेड है। 2360 रुपए के आसपास का बेस है, बिल्कुल इस बेस के आसपास आपको मिलता रहे, एक्युमुलेट कीजिए। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए खरीदारी का। जैसे ही स्टॉक 2500 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा
2489 का भाव है। अगर 2-3 दिन 25 रुपए सस्टेन कर जाए तो आपको 2725 तक के भाव आपको पोजिशनली 1.5 से 1.5 महीने में देखने को मिलेंगे। जी, अभिषेक जी हैं लखनऊ से। सर, एक्शन कंस्ट्रक्शन पर पूछ रहे हैं ब्रिजेश सर, 1396 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करना है? 2 साल का नजरिया है इनका। ओके, तो आई थिंक एक्शन कंस्ट्रक्शन में हाल ही में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था। रिसेंटली थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया, बट मुझे लगता है कि 1200 का जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। लॉन्ग टर्म के अगर 2 साल का नजरिया तो मुझे लगता है डेफिनेटली 1600 1650 के आसपास वो देख सकता है। पोजीशन होल्ड रखे तो बेहतर रहेगा। जी, कोमल प्रसाद पटेल जी का सवाल है, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक पर शरद सर 100 शेयर हैं 94 रुपए के, क्या करना है सर? देखिए बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए। 93 रुपए का भाव है, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है इस बाजार में भी। डिप्स पे खरीदारी का व्यू रखिए। बेस एक बहुत अच्छा आपका 80-85 रुपए के पास बना हुआ है। ये बिल्कुल 120 रुपए जाने की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल उसको होल्ड कीजिए। अनीता गर्ग जी, बीएल लिया हुआ है इन्होंने 295 का, और 295 मिल भी गया। सर क्या करें, होल्ड करें या बेच दें? नहीं नहीं, होल्ड करें तो या डेफिनेटली होल्ड करें। इसमें और अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है हो सकता है। और एक 15-20 टका तो और यहाँ से मुझे लग रहा है और अपसाइड रहेगा, तो पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो आरती ड्रग्स पर पूछ रहे हैं, 550 रुपए के जो नहीं किया उसका रोज लॉस होगा। ये तो सवाल नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ शरद सर, आरती ड्रग्स पर आपका व्यू सर? जी, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के बाद से एक बार हाई लो बनने की कोशिश हो रही है। अगर 460 465 ये सपोर्ट इसका सस्टेन करता है तो ही बुलिशनेस रहेगी, लेकिन इसको अभी एंट्री करने की सलाह नहीं दूंगा। पहले 520 के ऊपर सस्टेन कर जाए। ये न्यूज जरूर है कि अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो केमिकल सेक्टर को बहुत फायदा होता है, चाइना को बड़ा परेशान करते हैं वो, आपको ये तो यह बात आपको ज्ञात है। तो देखिए 520, लेकिन मुझे लगता है 520 के ऊपर ही चलेगा आरटी ड्रग्स, तभी आपको यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और से कहीं और रहना चाहें तो दीपक नाइट्राइट देखिए, वहां अच्छा मूव है। कोरोमंडल आप खरीदने की कोशिश करिए। जी, शर्मी जोशी जी बोल रही हैं, आई एम ए बिग फैन ऑफ योर शो, थैंक यू मैम। एंड शरद सर आपकी बड़ी फैन है। एफकॉन आईपीओ में इन्होंने एफकॉन का आईपीओ है, प्लीज एडवाइस सेलिंग टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। शरद सर आपकी फैन है, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। तो देखिए बिल्कुल एफकॉन्स का आईपीओ अगर आप बिल्कुल लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, शाहपुर पालन जी की, आप अमेरिका से लिस्ट हो गया आज ये, विवेक जी इज इट? जी, आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ सर एफकॉन का। जी बिल्कुल, 504 रुपए पर सर ये लिस्टेड है। हाँ, तो देखिए बिल्कुल शाहपुर जी पालन जी ग्रुप की कंपनी बहुत बड़ा पेरेंटेज है, और ये मैंने पहले भी बोला था शायद, एफकॉन्स को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़े लिस्टिंग गेन आपको यहाँ दिखाई देंगे, और बिल्कुल देखिए एक बड़ा मूव आपको देखने को मिला है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आज जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है, आप बने रहिए इसके अंदर। और अगर 24,600 का ब्रेकआउट आ जाए निफ्टी के अंदर तो आप उसको बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। फिर बाजार ही बुलिश हो जाएगा तो लिक्विडिटी बाजार में रहेगी, तो आपको और ऊपर के लेवल देखने को मिलेगा। विचेवर वे इसका वैल्यूएशन बिल्कुल सही भाव पर हुआ है, तो मुझे लगता है बिल्कुल इसको थोड़ा होल्ड कीजिएगा। तो आप लेकिन अगर होल्ड कीजिएगा तो थोड़ा लंबी अवधि के हिसाब से कीजिएगा, करीब 2 क्वार्टर का समय दीजिएगा, कंपनी को रिजल्ट वगैरह देने का मौका दीजिए। इसके बाद ही देखिए प्रीमियर एनर्जी, देखिए अच्छे आईपीओ थे, 2 गुना 2.5 गुना हो गए, तो अच्छा आईपीओ है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, तो कम से कम 2 क्वार्टर का समय दीजिएगा। वोलेटिलिटी रहेगी बट आपको अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। एक दर्शक है हमारे राजेश जी, उनका सवाल है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी एसडब्ल्यू सोलर पर सर, इसमें क्या करें ब्रिजेश सर? टारगेट पूछ रहे हैं 3 महीने का। फिलहाल एक छोटा करेक्शन देखने को मिला था। 600 650 का जो लेवल है जहां पे फिलहाल वो एक रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर ये 600 का लेवल अगर पार कर जाता है तो इस पे फिर से मोमेंटम आ सकता है, एंड देन ये स्टॉक वापस आपको 700 750 के आसपास दे सकता है। तो एक ट्रिगर है 600 का, 600 पार करने दीजिए, उसके बाद इसमें फिर एक बार फिर से बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, ऋषभ जी हैं। ऋषभ जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। सर मेरे पास 307 शेयर हैं पीएनबी बैंक के। जी, 122 के एवरेज है।
तो जी। सर आज तो चलो मार्केट थोड़ा सा ठीक है, मतलब 105 पे चल रहा है, तो मतलब मैं होल्ड करूँ या उसे मतलब। लॉस बुक कर ले, ये पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल पूछ लेते हैं। शरद सर, पीएनबी पर आप बात भी कर रहे थे सर शो की शुरुआत में कि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन इन्होंने 122 के लिए हुए हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या करें सर? एवरेज कर लीजिए सर, बहुत बढ़िया भाव है, आपको बहुत अच्छी जगह पे मिल रहा है, थोड़ा एवरेज कर लीजिए। और 92 रुपए ही इसका सबसे बड़ा डिमांड जोन है, उसके नीचे कभी खिसके तभी बेचिएगा, वरना होल्ड कीजिएगा। आपको 130 से 140 रुपए आपको 2 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। जी। अभिषेक झा जी का सवाल है मेरीन इलेक्ट्रिकल्स पर सर, इन्होंने 230 के लिए हुए हैं, और टेक्समैको इंफ्रा इन्होंने 139 के लिए हुए हैं। ब्रिजेश सर, टेक्समैको इंफ्रा पर आपका आंसर जानना चाहता हूं, ये होल्ड करें या सेल कर दें? टेक्समैको इंफ्रा, ओके। ठीक है, तो टेक्समैको फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखा दे रहा। साइडवेज है, ये काउंटर 128 का लेवल है, मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं। एक बार 128 130 अगर निकल जाते हैं तो इसमें नया तेजी बढ़ सकता है इसमें। जी। एक हमारी दर्शक हैं भावना शर्मा जी, रेगुलर व्यूअर हैं, रेणुका शुगर पर सवाल पूछ रही हैं। शरद सर 48 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करना है? देखिए मैडम, अगर आपने जी, तो देखिए बिल्कुल ये जैसे 44 रुपए के ऊपर सस्टेन करे एक बार, तब इसके अंदर बुलिशनेस आएगी, आपको 50 रुपए का टारगेट यहाँ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है एक बार 44 के ऊपर निकलने दीजिए, बेस 40 रुपए के ऊपर अच्छा इसका बस बन गया है। जी। एक हमारे दर्शक हैं एनएचपीसी पर पूछ रहे हैं सर, 102 के लिए हुए हैं कुछ शेयर। ब्रिजेश सर, क्या करना चाहिए? ठीक है, और फिलहाल तो ब्रेकडाउन है, और 200 दिन का जो मूविंग है जो 90 के आसपास है, लॉन्ग टर्म के नजरिया तो वो होल्ड करे, और जब ये 1991 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो वापस फिर से एवरेज कर सकते हैं। उस टाइम पे हम व्यू देख लेते कि क्या हो सकता है, बट फिलहाल वो ब्रेकडाउन करके बैठा है। जो अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है 90 के आसपास है, तो वो ट्रिगर पे एक बार फिर से वो रिवॉच करना पड़ेगा कि वो लेवल कैसे क्लियर करता है इसको। जी। एक हमारी दर्शक है रागनी शर्मा जी, इनके पास NECC शरद सर 34 रुपए का ये शेयर चल रहा है, लिया हुआ है इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए हाँ, तो वही भाव है, 33 रुपए के आसपास का भाव जी है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा मोमेंटम इंडिकेटर्स ठीक ठाक है, मुझे लगता है बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का नजरिया रखिए, मतलब बनाए रखिए, आपके पास तो है ही। तो आप ये मान के चलिए कोई भी गिरावट आएगी 31 रुपए तक, तो जब तक ये इसका सबसे बड़ा डिमांड जोन है 28 रुपया, जब तक उसके नीचे ना खिसके आप बेचिएगा नहीं, आप होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली 42 से 45 रुपए का टारगेट आपको एक क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम है। जी। शरद सर, हमने गेल पर बात की थी, एक दर्शक पूछ रहे हैं ईश्वरन देओल जी, इनके पास 223 रुपए के 1000 शेयर पड़े हुए हैं गेल के, ये पूछ रहे हैं करंट लेवल्स पर एवरेज कर लूं क्या? जाइए 212 के ऊपर निकल जाए, 2-3 दिन होल्ड कीजिए, 212 के ऊपर 2-4 दिन सस्टेन होने दीजिए, बिंदास होल्ड कीजिएगा। आपको बड़े टारगेट दे रहा हूं मैं, 280 रुपए के, आप होल्ड कीजिएगा 2 क्वार्टर, आपको 280 रुपए का टारगेट गेल में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको 212 के ऊपर पहले निकल जाने दीजिए, 2-4 दिन सस्टेन कर जाने दीजिए, फिर आराम से एवरेज कीजिएगा। जी। रहमत जी का सवाल है मद्रास फर्टिलाइजर पर 120 के लिए हुए हैं ब्रिजेश सर, इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक ठीक लग रहा है मुझे भी। और काफी सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अभी आज थोड़े से तेजी देखने को मिला है, मुझे लग रहा है होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ये अभी जो लेवल है करंट प्राइस 100-105 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो इसमें एक नया तेजी बन सकता है। मुझे लगता है कि उसमें अगर एवरेज कर दो ठीक रहेगा, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल जाएगा स्टॉक में। जी। हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल है बाइक वो ग्रीन। शरद सर, ये NSE SME का शेयर है, 31 रुपए 60 पैसे चल रहा है। बोलिए, फिर से बोलिए जी। बाइक BIKEWO, बाइक वो ग्रीन, 31.5 रुपए का शेयर चल रहा है सर। अच्छा, बैंक ग्रीन, जी जी मिल गया। जी, आप लोग सर कहाँ कहाँ से ढूंढ लेते हैं। चलिए कोई नहीं, ये जो है आपने, चलो समझ गया, आपने MSME का IPO में कहीं ना कहीं लिस्ट करवाया है, लिस्टिंग में गए हैं आप जी। तो देखिए लिस्टिंग के बाद गिरावट की मैंने ट्रैक नहीं किया, फ्रैंकली मैं MSME IPO ट्रैक करता हूँ, बट इसको नहीं किया है। तो बिल्कुल बैंक वो ग्रीन है। देखिए अभी क्या है, अपने ऑल टाइम लो के आसपास 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले इस सप्ताह में आप देखेंगे तो एक इंडिसीजन कैंडल है डिस्पाइट ऑफ करेक्शन, मुझे लगता है। लेकिन कोई भी जब तक इसके अंदर भाव 33-34 रुपए के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा, सबसे बड़ा सप्लाई जोन वही बना हुआ है,
वो सस्टेन कर देना तो आपको 40 रुपए तक पुल बैक देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आपको रह सकती है। अब फर्दर आप ये मान कर चलिए बाजार में गिरावट आएगी तो अपने ऑल टाइम 30 रुपए के लो को भी तोड़ने की कोशिश करेगा, तो वीकनेस रह सकती है। जी, आलम प्रभु चिद्री जी का सवाल है, ओएनजीसी के इन्होंने 360 शेयर हैं इनके पास, 296 रुपए के, 3 महीने का व्यू है। ब्रिजेश सर क्या करें, इसे होल्ड कर सकते हैं क्या? ठीक है, फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एचपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, ये जो काउंटर्स है उसमें पुल बैक की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली 280 290 तक का एक रेंज है जहां मैं ट्रेड इसमें बाउंस बैक देख रहा हूँ। सो 300 के आसपास जाता है तो मुझे लगता है उनको मैं पोजीशन एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए अगर 3 महीने का नजरिया है तो। जी, शरद सर सिगाल, ये हाल की ही लिस्टिंग है, इसमें क्या करना है? एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या करें, आईपीओ से मिला था इनको। तो देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिगाल में देखिए एक बार एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है ये जो गिरावट आई है ये फर्दर इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो देखिए जिस तरह के बिजनेस में है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह का बिजनेस है, तो वहां पर देखिए हो सकता है कि कंपनी को उतना फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और बिल्कुल ये देखिए जो चार्ट्स बोल रहे हैं वो खराब है। मुझे लगता है इसने ऑल टाइम हाई को लो को भी थोड़ा काट दीजिए सर, पोजीशन निकाल दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है। देखिए अभी शो के दौरान अगर आप शुरुआत से शो देख रहे हैं तो मैंने आपको सारे सेक्टर में स्टॉक दिए हैं, कोई भी 2-3 स्टॉक पकड़ लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए सर, हट जाइए। जी, हमारे साथ एक दर्शक भी फोन लाइन पर है, आदित्य जी। आदित्य जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मेरे पास सर केपीआईटी टेक के 23 शेयर हैं। ओके, किस प्राइस के सर? जी इसका तो परचेजिंग प्राइस है मेरा 1748। 1748 केपीआईटी, बिल्कुल पूछ लेते हैं सर, कितना समय रख सकते हैं इसको? होल्ड कर सकता हूँ। होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिजेश सर केपीआईटी पर सर बता दीजिए, 1748 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने। फिलहाल तो उसमें करेक्शन देखने को मिला है, पुल बैक की हम उम्मीद कर सकते हैं 1600 के आसपास, 1600 1650। मुझे लगता है एवरेज करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। पुल बैक आएगा 1600 के आसपास तो वहां पे मुझे लगता है पोजीशन रिव्यू कर लीजिए। अगर ये सेक्टर उस टाइम पे अगर मार्केट करेक्ट कर गया और ये सेक्टर नहीं चला तो इसमें फिर फर्दर करेक्शन होने की उम्मीद है। तो फिलहाल तो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा 1600 1650, वहां पे मुझे लगता है कि उन्होंने वापस रिव्यू कर लेना चाहिए। जी, शरद सर एक हमारे दर्शक हैं वो दीपक बिल्डर्स पर सवाल पूछ रहे हैं। ये आईपीओ 28 अक्टूबर को ही लिस्ट हुआ था और इसका प्राइस बैंड 192 से 203 रुपए रहा, लेकिन अब ये शेयर टूटकर 160 रुपए आ चुका है। अब क्या करना चाहिए सर इनको? एक मिनट रुका, विवेक जी जरूर आपका दर्शकों को बताऊं। देखिए सर, बिल्डर्स को पैसा मत दीजिए, बाइक को देखिए मैंने जल्दी से देख लिया, एक बाइक डीलरशिप है, उसको पैसा मत दीजिए। आप ऐसी जगह को पैसा दीजिए एमएसएमई में जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो आने वाले समय में इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट होगा, मार्जिन को एक्सपेंड करेगा। सबको पैसा मत दीजिए वरना यही होगा। देखिए दीपक बिल्डर में एक बड़ी गिरावट है, अभी लिस्ट हुआ शेयर है 149 का भाव, ये फर्दर गिरने की ताकत रखता है सर, और गिर सकता है। अगर 163-64 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ तो आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा सर कॉशियस रहिएगा। मुझे लगता है इसको आपको बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। जी, राकेश यादव जी का सवाल है गार्डन रीच पर, सर इन्होंने 2163 रुपए के लिए हुए। ब्रिजेश सर क्या करें? ओके, तो मुझे लगता है ये सेक्टर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि पोजीशन होल्ड करे। 1500 का लेवल है, जब तक ये 1500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है इसमें तेजी बन सकता है। तो ऑलरेडी ये स्ट्रेंथ पे है, होल्ड करना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म बाउंस तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होल्ड रहेगा अभी। जी, सोनी कुमारी जी पूछ रहे हैं शरद सर आपकी रिकमेंडेशन पर इन्होंने एक शेयर लिया था श्री ओसवाल सीड 33 रुपए पर, सर क्या करना चाहिए? देखिए जी, हाँ जी जी, तो देखिए बिल्कुल ये एक पर्टिकुलर स्टॉक मैंने दिया था क्योंकि सिक्वेंशियली मुझे यहाँ पर एक रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली थी। वे इकलौता स्टॉक है जो मैंने छोटे स्टॉक में रिकमेंड किया था, तो मैंने ऐसे 500 में विवेक जी रिकमेंड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस दिया था, रिकवरी आई भी थी। मैंने 25 रुपए पे से घूम करके आपको 34 रुपए का टारगेट दिया था, टारगेट आ गया था। तो अगर आपने उसको एग्जिट नहीं किया
20-25% रिटर्न आ गया था। तो देखिए आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अगर नहीं किया है तो आपको एक दिक्कत है। यहाँ पर देखिए 25 रुपए का इसके अंदर सप्लाई जोन बन गया है, फर्दर ये सकता हुआ दिखाई दे सकता है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी स्टॉक, वैसे तो मैं एनएससी 500 ही कवर करता हूँ, अगर कभी छोटा स्टॉक दे भी दिया तो टारगेट टू टारगेट जरूर चला करिए। देखिए टारगेट आ जाए निकल जाइए, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ये ग्रीड जो आता है ना कि टारगेट के ऊपर भी चला जाएगा। अब एक्सपर्ट ने जो टारगेट दिया है उसको रेस्पेक्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। अब देखिए आप फंस गए ना, बुरी तरह से फंस गए, नुकसान हो रहा है, दुख होता है। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं मोहम्मद नदीम जी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नदीम साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा सवाल शरद सर से है। एनबीसीसी ले रखा है सर 425, 117 की बाइंग पे है, और इरेडा है सर 263 शेयर है और 227 की बाइंग है। मैं एवरेज करना चाहता हूँ, क्या ये सही समय है एवरेज करने का? बिल्कुल पूछ लेते हैं सर। इरेडा 227 के लिए हुए हैं, क्या एवरेज कर लें शरद सर? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल एनटीपीसी में आप एक काम करिए। एनटीपीसी में आपको भी थोड़ी देर पहले ही बोला था, जैसे 420 के ऊपर, अभी भाव इसका 404 के आसपास है, 420 के ऊपर सस्टेन कर जाए, एवरेज कर लीजिए, आप टारगेट लिख लीजिए 486। आपको 486 टारगेट भी 2 क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। एनटीपीसी पर नहीं है सर, एनबीसीसी पर सवाल है। अच्छा, एनबीसीसी जी, माफ कीजिएगा। 427 शेयर है इनके पास 117 रुपए के भाव के सर। जी जी जी। तो देखिए अगर आप एनबीसीसी को आप देखें तो एक बेस स्टॉक के अंदर बना हुआ 88 रुपए पर स्टॉक को चलना चाहिए था। स्टॉक की बेहतरीन ऑर्डर बुक है, कंपनी की बेहतरीन ऑर्डर बुक है, स्टॉक चला नहीं। तो देखिए 99 रुपए का भाव है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अभी इमीडिएटली एवरेज मत कीजिए, एक प्राइस लिख लीजिए आप 110 रुपए के आसपास, 110, 107, 107 के ऊपर अगर स्टॉक अभी सस्टेन करे तभी आप एवरेज कीजिएगा। अभी आप होल्ड कीजिए। 85 रुपए का बड़ा सप्लाई जोन है, बड़ा डिमांड जोन है इसके अंदर। भाव लिखिए 107, 107 के ऊपर निकल जाए तो आप एवरेज कीजिएगा। उस स्थिति में आपको 146 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा। 2 क्वार्टर का समय दीजिएगा। इरेडा को देखिए एक बेस बना हुआ है 190 रुपए के आसपास, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 190 रुपए का अच्छा बेस है। अगर आप एवरेज करना चाहें और फर्दर कुछ करना चाहें तो 200, तो देखिए 220 रुपए, 207 का भाव है, 220 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। 220 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो लंबा टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा ब्रेकआउट आएगा, वो आपको 280 रुपए तक लेकर के जाएगा। 30% का अपसाइड है, तब आप उसको मार्च तक होल्ड कीजिएगा। जी, कुछ और सवाल जो कि हमारे पास मिल रहे हैं। एक वरुण कुमार जी का सवाल है सर, आईआरबी इंफ्रा पर ब्रिजेश सर 67 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? स्लो मूविंग है फिलहाल। ये भी स्टॉक काफी ब्रेकडाउन के नीचे ट्रेड कर रहा है। 60 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस है। उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बायस नहीं है हमारा आईआरबी के ऊपर। 60 के आसपास अगर वो एग्जिट कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। जी ब्रिजेश सर, अगला सवाल भी आप ही से है। प्रतीक भट्ट जी पूछना चाह रहे हैं जेके पेपर पर सर आपसे, 486 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने 150 शेयर, सर क्या करना है? जेके पेपर पे हमारा फंडामेंटल कवरेज है, हम इसको 600 650 के आसपास देखें, साल भर का व्यू है हमारा। तो ये हमारा फंडामेंटल पिकनेस से एक स्टॉक है, तो पोजीशंस होल्ड करें। अगर एवरेज कर सकते हैं तो एवरेज भी कर लें, या लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर होल्ड कर सकते हो 600 प्लस का रेट आपको देखने को मिलेगा। जी सर, एक और व्यू मैं आपसे लेना चाहता हूं ब्रिजेश सर, एबीबी क्या करें, क्या पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, एबीबी में क्या करें सर, यही मैं मान लेता हूं। फिलहाल तो अगर मैं व्यू की बात करूं तो उसमें करेक्शन आया है, 200 दिन के आसपास ट्रेड कर रहा है, 7000 के आसपास अभी लगभग उसका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट होल्ड कर जाता है तो इस पर स्ट्रेंथ आ सकता है। अगर किसी का पोजीशन है, अगर आपको लग रहा है कि दिख रहा है कि 7000 होल्ड नहीं कर रहा है, तो एक बार अपना लॉस बुक करे या फिर पोजीशंस रिव्यू करे, बट वीक हो जाएगा जैसे ये 7000 ब्रेक करता है। जी, मोहम्मद साकिब साहब हिंदुस्तान जिंक और टाटा स्टील पर पूछ रहे हैं सर, दोनों शेयर डिस्कस हो चुके हैं, आप वीडियो को पुराने पीछे स्क्रॉल करके देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। एक हमारे दर्शक लगातार बार बार कॉल कर रहे हैं, इनका नाम है नरेंद्र कुमार पन्ना जी, मध्य प्रदेश से हैं। ये शरद सर आपसे पूछना चाह रहे हैं BHEL, इन्होंने 280 के भाव के लिए हुए हैं, और भारत डायनामिक्स इन्होंने लिए हुए हैं 1199 रुपए के भाव के, सर क्या करना है इन दोनों शेयरों पर? पहले में BHEL सर 280 के भाव के लिए हुए हैं। बिल्कुल बेहतर, गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट है BHEL BL दोनों का, दोनों है तो दोनों होल्ड कीजिएगा। 211 पे बहुत अच्छा बेस है, अब 225 पे बेस ऊपर इसका डिमांड जोन खिसक गया है।
ये जैसे ही 260 के ऊपर इसका एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, 260 के ऊपर चलना शुरू करे, ये बुलिश हो जाएगा। आपको पोजिशनली होल्ड कीजिएगा मार्च तक, हो सकता है आपको 320 तक के टारगेट बीएचईएल में देखने को मिले। बड़ी बुलिशनेस इसके अंदर तैयारी हो रही है। बीडीएल को आप देखिएगा तो थोड़ा सा मुझे लगता है बीडीएल अभी 1130 जब तक ना तोड़े, 1072 का भाव है, 1130 के ऊपर सस्टेन करे 3-4 दिन, इसके बाद ही आप इसको बुलिश मानिएगा। अभी बेस बना हुआ है 1000 से 1050 के बीच में, वही इसका डिमांड जोन है सबसे बड़ा। जब तक उसके नीचे नहीं गिर सकता पोजीशन मत काटिएगा। 1130 के ऊपर निकल जाए, 3-4 दिन सस्टेन करके खरीदिएगा, आपको 1350 तक के भाव देखने को मिलेंगे। जी और सर दूसरा भारत डायनामिक्स सर। भारत डायनामिक्स बताया आपको बीडीएल। बिल्कुल जी बिल्कुल। माफ कीजिएगा सर, एचईजी पर भी इनका सवाल है। 50 शेयर है इनके पास 490 के भाव से, ये पूछ रहे हैं एवरेज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए एचईजी को बिल्कुल एवरेज कीजिएगा। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ रह सकती है। अभी देखिए कंपनी के रिजल्ट्स अभी नहीं आए, 13 तारीख को आते हुए दिखेंगे। एक अच्छा बेस बना हुआ है 410 के आसपास। जब तक ये सप्लाई जोन ना टूटे पोजीशन मत काटिएगा। मुझे लगता है एक अच्छा बेस बना हुआ है, बिल्कुल आप बिल्कुल इसको एवरेज कीजिए। लेकिन ये मनी मैनेजमेंट देखिएगा कि मान लीजिए 407 के 10 के नीचे खींचे तो आपका नुकसान कितना होगा ये एक बार देख लीजिएगा। जबकि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक फर्दर स्ट्रेंथ गेन करता है और कहीं 450 के ऊपर निकल जाता है, सस्टेन करता है, तो आपको पोजिशनली आप मानिएगा 560 तक के भाव यहाँ देखने को मिलेंगे। जी ब्रिजेश सर, दो दर्शक हमारे से सवाल पूछ रहे हैं ओला में। एक दर्शक हैं जिन्होंने कि 128 के लिए हुए हैं, वो पूछ रहे हैं क्या एवरेज कर लें। दूसरे दर्शक हैं साइद साहब जो पूछ रहे हैं क्या मैं इन लेवल्स पर ओला में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। सर दोनों के लिए राय। तो फंडामेंटली तो मैं नहीं इतना उस पर बात कर पाऊंगा। टेक्निकली काफी क्लियर हूँ, 90 का लेवल है जहां से इसमें ब्रेकडाउन है, 90 90 95 का लेवल है जहां पे इसको रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते भी हो तो ये 90 95 का लेवल पे इसको आपको सप्लाई मिलेगा। मुझे लगता है कि न्यूली लिस्टेड है तो उसमें जैसे कि शरद सर बता रहे कि पहले तो 2-3 क्वार्टर्स के सब हम वेट एंड वॉच कर लेते, टेक्निकल कंफर्मेशन कहीं पे भी नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, तो पुल बैक हो सकता है एक 10-15 रुपए का, बट देन वो कॉन्फिडेंस नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो वेट एंड वॉच करके थोड़ी टाइम के बाद फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता। जी शरद सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मिला है। एक दर्शक पूछ रहे हैं मोहम्मद साकिब साहब, जेपी पावर वर्सेस आर पावर, इन दोनों में बता दीजिए सर, इन दोनों में अच्छा कौन है और इन स्तरों पे लेना किसे है और किस को एवरेज कर सकते हैं, क्या करें सर? देखिए फंडामेंटली मैं कवर नहीं करता हूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी व्यू देता हूँ। देखिए बिल्कुल सही बात है, पावर सेक्टर में एक अच्छी डिमांड है, ये बिल्कुल गिवन फैक्ट है। आप कोई भी कंपनी उठा करके देखें, 2023 और 2070 में 27 में पावर डिमांड 7% के कैगर से बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए रिलायंस पावर को आप देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बेस जरूर बना हुआ है अच्छा है, 16 रुपए 80 पैसे 17 रुपए के आसपास एक बहुत लंबा चौड़ा बेस बन गया है इसका करीब अगस्त के पास से। जब तक वो सप्लाई जोन नहीं टूटती, पोजीशन आपको काटने की जरूरत नहीं है, अगर आप हैं तो बिल्कुल साफ बने रहें। और मुझे लगता है लेकिन एक बुलिशनेस तभी आएगी जब ये 19 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा, जब फर्दर एक बार अच्छा इसके ऊपर 19 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा और 2-4 दिन चल जाएगा, तो ये आपको एक अच्छा मूव 24 रुपए की तरफ दिखाएगा। तो ये हो गया आपका जेपी पावर। अगर रिलायंस पावर को देखें, एक नॉट ज्यादा बेहतर है जेपी पावर से, तो रिलायंस पावर में क्या 40 रुपए के पास एक क्लियर बेस बना हुआ है, 40 रुपए और 39 रुपए का अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है। जब तक इसको ना तोड़ दे कन्विंसिंगली, मुझे लगता है पोजीशन काटने की जरूरत है, बट इमीडिएटली मत खरीदिए। खरीदेंगे आप कब, जब 43 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा। 41 रुपए 99 पैसे का भाव है अभी, 43 रुपए के ऊपर 1-2 दिन सस्टेन करे तब आप खरीदिएगा, आपको दोबारा अपस्विंग आएगा और ये बार अपना प्रीवियस हाई भी तोड़ेगा ये, तो इस बार आपको 54 रुपए से 58 रुपए का भाव दिखाएगा। तो रिलायंस पावर एक नॉच बेटर है, यहाँ पर आप पोजिशन जरूर बनवा सकते हैं। जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रीत राय जी का सवाल है इन्फोसिस पर सर 100 शेयर लिए हुए ब्रिजेश सर 1700 रुपए के प्राइस के, ये पूछ रहे कि शॉर्ट टर्म में डिविडेंड का शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है और ये पूछ रहे हैं डिविडेंड कब आएगा। डिविडेंड का तो 29 अक्टूबर को इसकी डेट थी जिसमें कि 21 रुपये पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने घोषित किया था। सर आप अपने ब्रोकर से पूछिए या तो अपने बैंक अकाउंट में चेक करिए, आपके आ गया होगा डिविडेंड, क्योंकि इतने दिन लगते नहीं है डिविडेंड आने में जनरली। और सर आपके लिए राय मैं दिलवा देता हूँ। ब्रिजेश सर बताएं, आज तो अच्छा चल रहा है इन्फोसिस। या तो जैसे कि मैंने बताया कि आईटी स्टॉक्स में थोड़े मोमेंटम देखने को मिला, इन्फोसिस में भी आप पुल बैक देख सकते हो, 1880 से 1900 का लेवल आप देख सकते हो इन्फोसिस में, तो मुझे लगता है कि वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो।
जी, काफ़ी सारे छोटे शेयर पर बात हो गई, आज तो बड़े शेयर पर भी बात हो गई है, लेकिन टॉप पिक्स पर बात पूरी तरह से नहीं हुई है। तो बढ़ते अपने अगले सेगमेंट टॉप पिक्स पर। टॉप पिक्स ब्रिजेश सर, अब चूंकि अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट लगभग सिर पे खड़े हुए हैं, ऐसे में कोई स्टॉक निकालें जो कि थोड़ा सा इलेक्शन प्रूफ हो, जिसमें कि लोगों को थोड़ा पैसा बन जाए, क्योंकि मार्केट तो बड़ा अच्छा वॉलेटाइल हो रहा है। आईटी में मेरा मानना है कि आईटी के स्टॉक्स में आपको एक बाउंस बैक और एक अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली है। बिरला सॉफ्टवेयर, टीसीएस है, इन्फोसिस है, आई थिंक परसिस्टेंट में भी काफी अच्छे मूव है, बट उस कहीं पे भी मैं ट्रेड सेटअप नहीं देखा था। मुझे लग रहा है कि टीसीएस में एक अच्छा मूव अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकता है। टीसीएस जो करंट प्राइस में है, यहाँ से 200-250 पॉइंट मुझे और लग रहा है कि टीसीएस में पुल बैक है, तो हमने ये सलाह दी है 4200 4250 तक का एक व्यू टीसीएस पे बनता हुआ नजर आ रहा है। स्पेसिफिक जो ट्रेड सेटअप जो मैंने नोटिफाई किया है उसमें अपना सोनाकॉम है। सोनाकॉम में हमारा मानना है कि ये स्टॉक बॉटम के पास ट्रेड करा है, यहाँ पे काफी अच्छा बड़ा पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो सोनाकॉम जो बाई करना है, उसका जो रेंज है 700 से 695 का रेंज है, ये रेंज में मुझे लगता है कि इसको जब भी मिलता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। 682 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट देख लो आप 733, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है सोनाकॉम में। इसके बाद जो एक स्टॉक है जिसमें बाय रिकमेंडेशन है, वो बीएचईएल है। आज काफी दिनों के बाद जो हालांकि जो एक रिसेंटली जो करेक्शन देखने को मिला था, जो मंदी का कैंडल बना था, उसके ऊपर आज ये स्टॉक सस्टेन कर गया। तो मैं इसमें एक शॉर्ट टर्म मॉल देख रहा हूँ बीएचईएल में। तो बीएचईएल का जो रिकमेंडेड प्राइस था 244 के आसपास था, तो मुझे लगता है थोड़ा भी करेक्शन मिलता है तो इसमें हम फिर से बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 237 का रहेगा और 252 का टारगेट रहेगा। एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के नजर से देखिए उसको, बीएचईएल और सोनाकॉम। जी, बीएचईएल जहां पर कि 252 रुपये का टारगेट रखा है और 247 रुपये चल रहा है, तो 5 रुपये का ही एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो जिनके पास है वो कम से कम इस काउंटर को अभी भी बने रह सकते हैं 252 के टारगेट के लिए। सोना बीएलडब्ल्यू यहाँ पर एक अपसाइड है करीब 29 रुपये का, और स्टॉप लॉस 682 रुपये का लगाकर चल रहा है। शरद सर, वैसे तो मैंने आपकी टॉप पिक्स पर बात की थी, लेकिन एक बार फिर बता दीजिए सर कि कौन सी आपकी टॉप पिक है। जी, तो देखिए मैंने आपसे 2 शेयर डिस्कस किए थे जो मुझे लगता है कि जहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन होता है। जुबिलेंट इंग्रेविया पे ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा जो है रिवेन्यू है Q2 में। आप देखिए वाई बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है। यूरोपियन यूनियन जापान से एक अच्छा एक्सपोर्ट का इंक्रीज देखने को मिला है। Q2 में करीब एक्सपोर्ट का शेयर 48% के आसपास है। नेट डेट में भी रिडक्शन देखने को मिला है। नेट डेट टू बिटा 1.4 टाइम्स के आसपास है। केपेक्स अच्छा खासा कंपनी का प्लान था। मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल बुलिशनेस बनी रह सकती है। गिरावट में खरीदारी कीजिए। अब मुझे लगता है 815 तक के भाव यहाँ 20% ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। सेकंड है HFCL। देखिए HFCL को तरफ ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो बिजनेस है ऑलरेडी ग्लोबली काफी 3 क्वार्टर के लगभग से डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट एक बार Q2 में आप देखिए तो जो रेवेन्यू डिक्रीज आया वो डिस्काउंट हो गया है स्टॉक प्राइस के अंदर। मार्जिन अभी भी 15.5% के आसपास के बने हुए हैं। तो मुझे लगता है जैसे ही ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा भी इंप्रूव होता है, जो ट्रम्प साहब के आने से थोड़ा ज्यादा इंप्रूव होगा, तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा अट्रैक्शन उस तरफ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है 150 रुपए तक के टारगेट 18% 20% का अपसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। वैसे 170 तक गया है। लास्ट टाइम मैंने 110 पे ही सजेस्ट किया था मनी 9 पे ही, और 170 के टारगेट आए थे। मुझे लगता है 150 को भी तोड़ेगा, थोड़ा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 170 तक भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा। 134 रुपए के भाव पे जरूर पर ध्यान रखिएगा। उस भाव पे थोड़ा पैसे करे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है उसका भी एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। तो ये कुछ एक कॉल्स जो कि शरद सर ने भी शेयर की, ब्रिजेश सर ने भी शेयर की, लेकिन मैं एक डेटा मार्केट हमारा शो कंप्लीट करने से पहले शेयर कर देता हूँ। वो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है आज के दिन के लिए, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति कितनी सीट के साथ अभी दोनों कैंडिडेट चल रहे हैं, चुनाव चल रहा है, और ट्रंप अब 247 सीट पर आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस करीब 214 सीट पर आगे चल रही हैं। मेजॉरिटी मार्क 270 पर आएगा, तो अब ट्रंप ज़्यादा दूर नहीं है ट्रंप की तरफ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मार्क जहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हुए, मार्केट भी
उसी तर्ज पर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप आए। और 700 पॉइंट इस समय सेंसेक्स ऊपर है और निफ्टी अब 220 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी आईटी 1400 पॉइंट ऊपर है। ब्रजेश सर, शरद सर, आप हमारे साथ इंपॉर्टेंट डे पर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। प्लेजर सर। तो बीच बाजार को तो रोकने का समय आ गया है, लेकिन हमारा खास सेगमेंट देखना ना भूलें, 4 बजे मेरी सिप मेरा सवाल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।